साथ होती है, कॉलेज में मॉडरेट, एडवांस फीचर्स जितनी भी लाइब्रेरी की है वो यूनिवर्सिटी में आता है। स्टाफ अकॉर्डिंगली आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना चाहिए जब आप यूनिवर्सिटी सेटअप में रहोगे, बाकी बेसिक नेचर की सर्विसेज के साथ। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एटसेट्रा, जो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो ये चीज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। सिमिलरली कॉलेज लाइब्रेरी में किस टाइप से वो डिफरेंट सर्विस देते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कैसे, ताकि उनकी कैरियर डेवलपमेंट हो, कैरियर पाथ चूज कर पाए, उन चीज में ध्यान देते हैं। यूनिवर्सिटी सेटअप में इनकी रिसर्च में के लिए जो जो डेवलपमेंट जरूरी है, नॉलेज आइडिया डेवलपमेंट के लिए जो सर्विस लेके आना है, वो सब चीज हम रखते। प्लस कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन तो जनरल चीज है, वो सभी में होगा, बट ये कंसोर्शिया नेटवर्किंग, ताकि रिसोर्स शेयरिंग हो, एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में लाइब्रेरी काम करे, ताकि व्हेन एवर यू नीड एनी रिसोर्स एक्सेस, यूजर नीड एनी रिसोर्स एक्सेस, वो हम दे सकें। तो उस टाइप की रोल भी प्ले करते हैं। नाउ लाइब्रेरी एंड एजुकेशन ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एजुकेशन अगर अच्छा होना है देन यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड में एक नॉलेज सेंटर होना चाहिए, दैट इज बेसिकली एक लाइब्रेरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्स वाइज इसको तो होना ही है, बट लाइब्रेरीज आज की मॉडर्न डेज में कई सारे डिफरेंट टाइप की टीचिंग रोल भी प्ले करते हैं। अब टीचिंग रोल की मतलब क्या होता, जैसे लिटरेचर रिव्यू कैसे करना पड़ेगा, प्लेजियरिज्म कैसे चेक करना है, राइटिंग रिपोर्ट्स, राइटिंग डिसर्टेशन, आर्टिकल्स, ये कैसे करना पड़ेगा, रिसर्च कम्युनिकेशन, जैसे जर्नल के लिए क्या क्या चीज में नजर रख के आपको आर्टिकल लिखना है, तो ये सब चीज। तो ऑल दीज थिंग्स आर स्पेसिफिकली डिफरेंट सेशंस लिया जाता है, ताकि कम्युनिकेशन बोलो, प्लेजियरिज्म बोलो, देन आपका राइटिंग स्किल बोलो, रिसर्च कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज लाइब्रेरी डेवलप करने की सोचते हैं। बाकी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड लाइब्रेरी करते हैं, ताकि आपका जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा और पुख्ता हो जाए। तो दैट इज हाउ दिस इज इंटीग्रेटेड। दिस इज इम्पोर्टेंट स्लाइड, जहां से आपका मतलब डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस आता है। नाउ इसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलप कैसे हुआ है, वो बात हमने किए थे, हिस्ट्री पार्ट, जो प्री इंडिपेंडेंस वैदिक पीरियड से लेके एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से किए थे। नाउ इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां यूजीसी बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नॉट ओनली यूजीसी, डीएसआईआर के अंदर निसट बना था, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा नाम है, नेशनल नॉलेज कमीशंस वगैरह बना था। दीज आर मेजर डेवलपमेंट्स, जिसकी थ्रू लाइब्रेरी में एकेडमिक लाइब्रेरी को डेवलप करने की काफी स्टेप्स लिया गया। एंड इस जगह पे भी हम आपको बोल रहे हैं, जो ओवर द टाइम आप 90s से लेके अब 1990s डिकेड से लेके मतलब 30 इयर्स हो गया है, लाइब्रेरी आईसीटी एप्लीकेशन धीरे धीरे लाइब्रेरी के अंदर आए हैं। नाउ पावर्ड बाय आईसीटी लाइब्रेरी ऑटोमेशन हुआ है, लाइब्रेरी में मतलब सर्विसेज डेवलप हुई है, डिफरेंट आईसीटी एनेबल्ड सर्विस, रिसोर्स काफी ज्यादा आ पाया है, आपका जो लाइब्रेरी की मैनेजमेंट है, जो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, ये सारे आईसीटी ड्रिवन हो गया है। नाउ दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिजिटाइजेशन एंड आईसीटी एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी प्लेड क्रूशियल रोल फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज डेवलपमेंट। तो हिस्ट्री वाला पार्ट से आपको केवल ये लाइन याद, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए यूजीसी, एमएचआरडी
एंड डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज सपोर्ट किए थे, ये देखना है। एंड दूसरा आपको देखना है जो हाउ आईसीटी हेल्प्ड, आईसीटी एप्लीकेशन हेल्प्ड इन डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट या तो एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे, मैं स्पेसिफिकली ये स्लाइड आपके लिए दे दिया हूं बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है दैट हाउ आईसीटी इज अप्लाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइब्रेरी, और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आईसीटी एप्लीकेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वो आपको ओपैक मेंटेनेंस के लिए एंड आपका इशू रिटर्न के लिए, आरएफआईडी एप्लीकेशन इशू रिटर्न को और इजी किए हैं। लाइब्रेरी में रिमोट एक्सेस करके एक टाइप की डेटाबेस आ गया है आजकल, जिसमें जो भी आपका डिजिटल कलेक्शन है यू कैन इंटीग्रेट देम एज पार्ट ऑफ योर रिमोट एक्सेस। एंड कहीं भी हो दुनिया में लोग अदरवाइज ओपैक यूज करके आप कौन कौन सा रिसोर्स है वो देख सकते हो, एंड आप ये भी देख सकते हो जो बुक चाहो तो रिजर्व भी कर सकते हो, बट इससे बियॉन्ड नहीं कर सकते हो। फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ना है, बट रिमोट एक्सेस जो सर्विस है ये आपको उनसे आगे ले जाता है। मतलब जो भी आपका रिमोटली एक्सेसिबल फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो आपका आपने जिसको परचेज किए हो या तो डाउनलोड किए हो या तो आपका रिपोजिटरी बनाए हो, तो इन सब चीज की बेसिकली आप रिमोटली यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर एक फेडरेटेड सर्च ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, सिंगल विंडो एक्सेस मिल जाता है। तो ये रिमोट एक्सेस की सुविधाएं हैं। तो आईसीटी एप्लीकेशन ये तो आपका कलेक्शन डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। इसके बाद देखो आईसीटी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट जो सर्विस हम डेवलप करते हो, जैसे न्यूज क्लिपिंग सर्विस, डिफरेंट करंट अवेयरनेस सर्विस लाइक लोगों तक व्हाट्स न्यू इन द लाइब्रेरी और फोर्थ कमिंग इवेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या तो कोई डाइजेस्ट बना के देना, इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट, या तो आप मान लो कोई रिपोर्ट बना के दे रहे हो, किसी का कोई रेफरेंस क्वेरी सॉल्व कर रहे हो। सो दोज ऑल आर इंफॉर्मेशन क्रिएशन, and then you distribute them in form of email, that is again ICT application, और आपका लाइब्रेरी वेबसाइट के थ्रू, और मे बी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। सो ऑल दीज थिंग्स आर आईसीटी एप्लीकेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में स्किल डेवलपमेंट देयरफॉर लाइब्रेरी स्टाफ को करना पड़ा, ताकि हर स्टाफ नाउ क्वाइट अवेयर हो जाए। कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सर्विसेज लाइक जो मैं कह रहा था, डिफरेंट इंफॉर्मेशन पैकेजिंग इज समथिंग जहां पे आप मल्टीपल सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके उसको कंपाइल करके एक कंसोलिडेटेड वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो लोग को, इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ ए डाइजेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ए आर्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ ए राइट अप, ब्लॉग पोस्ट, जो भी बोलो। सो दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन पैकेजिंग की पार्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस इनोवेट करने की ऑप्शन आ गया है जब आपका कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस आप लिए हो, जैसे तो ये सारा जो एरियाज है लाइब्रेरी नेटवर्किंग पॉसिबल है बिकॉज लाइब्रेरी में आईसीटी एप्लीकेशन है। बिकॉज अदरवाइज क्या है, जो लॉन्ग डिस्टेंस लाइब्रेरी के साथ आप टाई अप कैसे रखोगे, ये इम्पॉसिबल था पहले। नाउ विद इन अ मिनट यू कैन टेलीफोन एंड थ्रू ईमेल यू कैन कनेक्ट अनदर लाइब्रेरी एंड एक्सेस देयर रिसोर्सेस, अगर वो आपको शेयर करे तो। सिमिलरली कंसोर्शिया इज अनदर इशू जहां पे हमारा कलेक्शन डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाता है, जिसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज पब्लिशर को अप्रोच करके लो प्राइस में, कंपैरेटिवली लो प्राइस में रिसोर्सेस प्रोक्योर कर पाते हैं। सो दैट इज ए कंसोर्शिया। नाउ ये पॉसिबल है, आईसीटी आया है इसलिए। इसे छोड़ के ऑनलाइन रिसोर्सेस
पहले लाइब्रेरी में मान लो 10,000, 20,000, 2 लाख इतनी बुक रहेगा, जर्नल्स रहेगा। लेकिन अभी आप देखो ना, एक एक डेटाबेस में कम से कम 10-10 लाख की डॉक्यूमेंट है। ऐसे 5 डेटाबेस अगर आपने सब्सक्राइब करोगे तो 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्यूमेंट की एक्सेस है आपका। तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन। तो अगर आपको एकेडमिक लाइब्रेरी में आईसीटी एप्लीकेशन किस तरीके से है, या अगर घुमा के क्वेश्चन करे किस तरीके से आईसीटी एप्लीकेशन से आप मदद कर सकते हो, और रोल ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए, तो इसी स्लाइड में सारे पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको बोलना है। एंड इस स्लाइड में जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की सेवरल बेनिफिट्स यहाँ पे बताया गया है। देन जो चीज है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स। पहला जो है मेजर यूजीसी कमीशन, उसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, कुछ स्टडी सेंटर, कुछ रीजनल सेंटर बना, एंड सम मेजर कमीशंस एंड मिशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया है। तो ये चीज हमें देखना है। तो पहले यूजीसी की कमीशन से अगर देखोगे, तो सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1957, यूजीसी कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो रंगनाथन के अंडर 2 कमीशन बनाया गया था 57 में, एक जिसका मेजर एम था जो पुअर कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी को कैसे बेहतर किया जाए, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किए थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद रिव्यू करने के लिए एक और कमिटी बनाया गया, जिसमें उन्होंने बताया था जो लाइब्रेरी कंडीशन तभी अच्छा हो सकता है जब लाइब्रेरी में स्किल्ड स्टाफ आएगा, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन लाइब्रेरी स्कूल्स बनेंगे, मतलब लाइब्रेरी कोर्स बनेगा, एंड फ्रॉम दैट बीएलआईएस एमएलआईएस की मतलब स्थापना हुई है, आप बोल सकते हो। तो उसके बाद बेसिकली जो कमीशन बना था, दैट इज कोठारी कमीशन, उन्होंने बोला था जो देखो लाइब्रेरी तो बन गई है, लेकिन उससे सर्विस अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से सर्विस लाइब्रेरी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उस जमाना में इंटरनेट नहीं था, तो किस टाइप का सर्विसेज लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनके बारे में इन्होंने डिफाइन किए थे। देन आया था मेहरोत्रा कमीशन, जो बेसिकली लाइब्रेरी जो साइंस पढ़ाते हैं जो टीचर्स, उनको एट पार किया है विथ अदर जो टीचर्स है, अदर डिसिप्लिन की जो टीचर्स है। देन नेट मेड मैंडेटरी, नेट जो आप लोग भी करेंगे, इनकी पे स्केल देयरफॉर रिवाइज वगैरह हुआ है। उसके बाद जो कमीशन आया था, दैट इज ये 1983 से चला था 88 तक, जो कमिश्नर नेशनल नेटवर्क सिस्टम। तब ऑलरेडी कुछ कुछ इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट तभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, बट कुछ आईसीटी और वैन, लैन, वैन, ये सब आ गया था। तो आरनेट सेटअप किया था गवर्नमेंट, एनआईसी ने। तो लाइब्रेरी को आरनेट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि एक नेशनल नेटवर्क सिस्टम बने, बिकॉज many libraries cannot purchase many resources। तो रिसोर्सेस एक्सेस को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लिया गया था। इसके लिए बेसिकली एक ग्रुप भी बनाया गया था जो उसको बोलते हैं इनफ्लिबनेट, जो बाद में बनी है, तो उनको बताया गया था। तो इसी टाइम डेलनेट स्थापना हुई, डेलनेट। देन आपका ऑल मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी नेटवर्क, जैसे कैलिबनेट, मैलिबनेट, बॉनेट, बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, तो ऐसे मैलिबनेट मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, ऐसे स्थापना हुई थी, वो सारे बंद हो गया। डेलनेट चल रही है, जिनकी काम है जो वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेस की लोगों को प्रोवाइड करना। निसट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने सीएसआईआर लैब में 22 स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया ऑन 22 एरिया पे। जैसे अब सीडीआरआई बनाया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो ड्रग के ऊपर वहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया। एनसीबी बनाया, नेशनल सेंटर फॉर बिब्लियोमेट्रिक्स, जो
इंसडॉक में बनाया गया, जिसका नाम आजकल निस्केयर है। देन आपका CLRI बनाया गया, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो सेंटर फॉर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया। ऐसे 22 सेंटर बनाया गया था। करिकुलम डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होता रहा, ताकि MLIS एंड BLIS की जो करिकुलम है वो चेंज होते रहे। रस्तोगी कमेटी बना था ये पे स्केल रिवीजन के लिए, एट पर लाइब्रेरी को प्रोफेसर के साथ, लाइब्रेरियन को डेप्यूटी लाइब्रेरियन, रीडर जो आजकल एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लेक्चरर्स उस जमाना में था, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इनके साथ रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होगा, ये सारे स्ट्रीमलाइन किया गया बेसिकली। नाउ अप टू दिस UGC की मेजर कमीशन हमने पढ़े हैं। नाउ UGC की रोल के ऊपर क्वेश्चंस आता है, तो अगर UGC की रोल आए तो ये सारे जो कमीशंस मैंने अब तक बताया तो उनके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। अदर मेजर प्रोग्राम पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उसमें व्हीट लोन एजुकेशन, जिसमें लोन लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसको चुकता करने के लिए 10 साल की जो इंटरेस्ट है, उसमें फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम US के साथ किया गया था। बुक बैंक, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती थी, लाइब्रेरी में एक दो कॉपी अगर हो बुक की तो उनको मिलता नहीं था बुक, तो इसलिए इन्होंने बुक बैंक डेवलप करने का बंदोबस्त किया, जिसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स खरीदा जाएगा और उस स्टूडेंट्स को एक एक सेमिस्टर के लिए एक्सेस किया दिया जाएगा, फिर दे विल रिटर्न द बुक। तो इस तरीके से किया गया था। डिफरेंट स्टडी सेंटर बना, रीजनल नेशनल लेवल पे काफी सेंटर्स बना था। लाइब्रेरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसे डेवलप होगा, कैसे लाइब्रेरी में रहेगा, वो आपको 1960 में एक स्टैंडर्ड बनाया गया था, उस हिसाब से होगा। डिफरेंट अदर बॉडीज जो है, जैसे AICT, NCERT, नीपा, इनकी भी बड़े बड़े लाइब्रेरी है। जैसे AICT बेसिकली जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उनको देखभाल करते हैं, उनकी लाइब्रेरीज कैसे होगा वो सब चीज। जैसे UGC एकेडमिक लाइब्रेरी इन डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, NCERT स्कूल्स में देखते हैं, AICT इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखते हैं। नीपा में बेसिकली मेनली ट्रेनिंग कराया जाता है गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल्स का, तो उसके लिए उनका भी लाइब्रेरी बना हुआ है। अदर मेजर प्रोग्राम्स पॉलिसीज अगर आपका आए तो बेसिकली आपको एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए ये सब भी हेल्प किए हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन जैसे आपको नेशनल लाइब्रेरी मिशन शुरू करा, उनका प्लान में नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी इनिशिएटिव भी था, लाइब्रेरी सेंसस था, एंड काफी काम इसमें हुआ था। उसके बाद नेशनल मिशन एंड लाइब्रेरीज के अंदर लाइब्रेरी की मैनस्क्रिप्ट मिशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी NDLI जो हम बोलते हैं वो शुरू हुआ था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेटर ऑन इसको सपोर्ट किया, एंड खड़गपुर IIT ने NDLI बनाया है। नेशनल डेटा शेयरिंग पॉलिसी लाया गया, जिसमें डेटा शेयर कैसे होगा, मतलब कौन सा गवर्नमेंट डेटा शेयर होगा। आज की दिन में आप देखोगे सारे मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना वेबसाइट में डेटा देते हैं। दैट इज आउटकम ऑफ दिस 2017। नाउ एकेडमिक सेटअप में लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो as a librarian, our role would be to link our digital library development process with these important ministry websites. Similarly, National Education Policy 2020 में लाइब्रेरी को स्पेसिफिकली सजेस्ट किया, जो एकेडमिक इंडस्ट्री इंटरफेस, मतलब जो पढ़ाया जाता है लाइब्रेरी में और जो चीज यहाँ पे इंडस्ट्री, मतलब इन आवर केस इट इज लाइब्रेरी एज सच, जो चाहिए, तो इन दोनों में जो गैप है उसको मिनिमाइज करना है, उस बारे में बताया। लाइब्रेरी शुड वर्क बियॉन्ड लाइब्रेरी बाउंड्रीज फॉर कम्युनिटीज एंड नियर बाई लोकेलिटीज, तो इस बारे में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिफाइन करते हैं। तो ये था आपका यूनिट 1। कोई क्वेश्चन है तो अभी बोल सकते हो, इसके बाद थोड़ा हम दूसरी चीज में जा रहे हैं फिर।
ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ऐसे नो सर, कोई स्टूडेंट है? क्वेश्चन नहीं है सर। आप ठीक है, अब 20 बच्चे ज्वाइन किए हैं, चलो फिर भी स्ट्रेंथ तो थोड़ा बढ़ा है। नाउ लाइब्रेरी की जब आप देखेंगे कलेक्शन डेवलपमेंट में हम आते हैं, तो पीरियडिकल्स, कॉन्फ्रेंस लिटरेचर, ग्रे लिटरेचर, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये सब कलेक्शन डेवलपमेंट की पार्ट है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स क्या क्या होता कलेक्शन, तो ये चीज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखोगे कलेक्ट होती है। जैसे बुक्स होती है, डिफरेंट रेफरेंस मटेरियल कलेक्शन होती है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आपका दिया हुआ है। पीरियडिकल्स कलेक्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, प्रिंट जर्नल, ये सब कलेक्ट होता है। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज पेड वर्सेस ओपन एक्सेस। जो कलेक्शन आप डेवलप करते हो, इसमें कुछ होती है ओपन एक्सेस में मिल जाता है, ऑनलाइन में आप सर्च करोगे तो कुछ जर्नल्स फ्री होती है, और कुछ होती है फायरवॉल की, मतलब पेड फायरवॉल की, उसमें जो बेसिकली पब्लिशर्स कंटेंट होते हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट देना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ लाइब्रेरी फंडिंग गोज 80% ऑफ एवरी लाइब्रेरी स्पेंड देयर मनी फॉर परचेजिंग दीज डिजिटल रिसोर्सेस, ठीक है। एंड बाकी 20% में उनकी बाकी रिसोर्सेस कलेक्ट होती हैं। कॉन्फ्रेंस लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अगर बुक देखोगे, बुक पब्लिकेशन के लिए क्या होता है, जो बुक एक जना लिखेंगे, वो उससे पहले डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर लिखने में उनको 1-1.5 साल लगेगा, फिर उस बुक को पब्लिश करने में 6-8 महीना, 1 साल, और तो आपको जब हाथ में पहुंच रहा है तब तक वो 2 साल पुराना हो गया या 3 साल पुराना हो गया। सो कॉन्फ्रेंस लिटरेचर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इसी जगह पे, जो इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यू कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, जब वो हाथ में आता है उसमें करंट इंफॉर्मेशन होती है, ऑल्दो दैट इज मे नॉट बी पीयर रिव्यूड, और मे नॉट बी पीयर रिव्यूड, लेकिन आपको करंट इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाता है। सेवरल कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे हमारी ऑफिस से आईसीडीएल किया जाता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल लाइब्रेरी, प्लानर किया जाता है तुम्हारा ये मतलब इनफ्लिपनेट कराता है, आईएलए का कॉन्फ्रेंस होता है, आईकेल का कॉन्फ्रेंस, ऐसे डिफरेंट लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी की जो एसोसिएशंस है वो कॉन्फ्रेंस कराते हैं, प्रोसीडिंग्स निकलती है उसमें। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स से आपको काफी, मतलब केवल हमारे सब्जेक्ट का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्फ्रेंस ऐसे होता है, मैंने अपना सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया, तो उससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, तो लाइब्रेरी में वो भी कलेक्ट होती है। ग्रे लिटरेचर बेसिकली अदर देन ट्रेडिशनल पब्लिशर्स जो पब्लिश करते हैं, उसे छोड़ के जो लिटरेचर होता है, जो जिसकी मतलब सर्कुलेशन थोड़ा सा आप बोल सकते हो लिमिटेड रहती है विद इन अ, बट उसमें उसका क्वालिटी बहुत हाई होती है। जैसे कि रिपोर्ट्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन, या मान लो पीडब्ल्यूसी या अर्नस्ट यंग जैसे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये जब रिपोर्ट निकालेंगे तो ये स्पेसिफिक ग्रुप में वो शेयर करते हैं, ये सबके पास नहीं पहुंचती है, बट उनकी साइट में रहता है, जिनको भी चाहिए वो जाके देख सकते हैं। तो सिमिलरली पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स सभी को नहीं चाहिए, बट दे आर वेरी हाई क्वालिटी की होता है। वर्किंग पेपर, सम न्यूज लेटर, जैसे हमारा ही ऑफिस से न्यूज लेटर निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई जो है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनकी न्यूज लेटर अक्षय ऊर्जा हम निकालते हैं। नाउ दैट गोज टू ओनली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशन, इन टाइप के एरियाज पे जो रिसर्च करते हैं, तो वेरी स्पेसिफिक।
सिमिलरली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, स्पीचेस, व्हाइट पेपर्स, ये आपको जो लग रहा है ना, जो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है जो जब आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए जो इंडिया में मतलब ये अभी कहाँ पे हुआ, पहलगाम में कितनी मतलब नुकसान हुआ है लोगों का। नाउ ये डेटा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये डेटा मिलेगा आपका गवर्नमेंट में, जो पार्लियामेंट में जो हमारा राजनाथ सिंह जी ने जो रिप्लाई दिए है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें बताया जाएगा जो कितने लोग मरे उसके लिए, और कितनी नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या तोड़ फोड़ हुआ है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अलोंग विथ ऑल डिटेल्स मिलेगा। ये अदरवाइज आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा। सो यू नो ग्रे लिटरेचर इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो आपको एज ए लाइब्रेरियन जानना जरूरी है, जो वैल्यू ऑफ ग्रे लिटरेचर, एंड ग्रे लिटरेचर आप साइट भी कर सकते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन कॉमर्शियल मेनली, ये नॉट पीयर रिव्यूड, इसको पीयर रिव्यू के लिए भेजा नहीं जाता, लेकिन इसकी क्वालिटी होता है बहुत हाई। रीजन बीइंग ये डेवलप्ड बाय वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट पीपल ही होता है। करेंट रिसर्च के बारे में बताया जाता है, अनबायस्ड अप्रोच नॉर्मली फॉलो होता है। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल, ब्लॉग, क्लिनिकल ट्रायल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कराते हैं, डिफरेंट कंपनी की इंफॉर्मेशन, डेटा सेट्स, डिस्कशन फोरम, ये इसमें जो भी मटेरियल है वो दैट इज पार्ट ऑफ योर ग्रे लिटरेचर। गवर्नमेंट पब्लिकेशन वी ऑल नो, बट एक चीज आपको जानना जरूरी है, ओवर 90% ऑफ इंफॉर्मेशन आर created by government and published by government. 10% only published by private bodies. तो जैसे कि पब्लिशर्स वगैरह, बाकी गवर्नमेंट जो है तो 90% इंफॉर्मेशन लेते हैं। और गवर्नमेंट की जो मतलब क्या बोलूं, जो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट बॉडीज है लाइक यूएन, WHO, यूनिसेफ, UNDP, ये सब मिलके 90% से भी ज्यादा करते हैं। नाउ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर क्या क्या आता है, एनी एक्ट्स, डिक्रीज, गवर्नमेंट गेजेट्स, गवर्नमेंट की पब्लिश्ड रिपोर्ट, व्हाइट पेपर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट्स, असेंबली रिपोर्ट्स, अदर गवर्नमेंट एजेंसी जो रिपोर्ट निकालते हैं, लेक्चर्स वगैरह, कोई डेवलपमेंट हुई है कुछ, तो ये सारा चीजें। यस। व्हाइट पेपर क्या होता है? हाँ, व्हाइट पेपर्स क्या होता है? व्हाइट पेपर इज बेसिकली ऐसा एक पेपर निकाला जाता है जो, मान लो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक व्हाइट पेपर निकालना है, या तो मैं भी मान लो आप लाइब्रेरी पर्सपेक्टिव से बोलो, जो एकेडमिक लाइब्रेरी के ऊपर एक व्हाइट पेपर निकालना है, तो मतलब आपको एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जहां भी अवेलेबल है वो सारा कलेक्ट करके, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इंक्लूड करके जो पेपर बनेगी। मतलब एक व्हाइट पेपर अगर आपका हाथ में लगे तो इसका मतलब यू कैन एक्सपेक्ट दैट विल कंटेन द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिस टॉपिक में भी बनेगा। तो उसमें व्हाइट पेपर बनाने के लिए मान लो हंड्रेड्स प्लस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स डॉक्यूमेंट पढ़ के, लेटेस्ट डेटा को रेफर करके तब व्हाइट पेपर बनाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स निकालती है गवर्नमेंट से, वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। कलेक्शन डेवलपमेंट, अब देखो जब होता है लाइब्रेरी ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए एंड यूजर की नीड मीट करने के लिए, हम लॉन्ग रेंज कलेक्शन डेवलपमेंट प्लान के, रोज रोज बदलता नहीं कलेक्शन डेवलपमेंट प्लान। तो कन्वेंशनल जो है दैट इज बेसिकली बुक्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह। नॉन कन्वेंशनल में सारे ICT एनेबल्ड डेटाबेस, CDs, आपका वेब एनेबल्ड डेटाबेस, वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ये सब आ जाता है। कंटेंट आपका नेशनल कंटेंट हो सकता है या तो इंटरनेशनल कंटेंट भी आप ले सकते हो।
टेक्स्ट बुक टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या तो रेफरेंस बुक इंफॉर्मेशन, या मे बी डेटाबेसेस। आजकल लोग ज्यादा डेटाबेसेस लेते हैं, रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक्स तो है ही है। टीचिंग पर्पस के लिए लोगे या तो रिसर्च पर्पस के लिए लोगे, तो ये सारी चीजें हमें देखा जाता है लेने के लिए। नाउ जब कलेक्शन डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल कलेक्शन डेवलपमेंट मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे सारा इंफॉर्मेशन या सारा डॉक्यूमेंट आपका पास है। बट यू नो दैट in today information explosion has happened, several thousands of documents under every field are available, तो ये पॉसिबल नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल तक पहुंचना। बट दैट मीन्स दिस, रिसर्च लेवल मतलब होता है जो रिसर्च ओरिएंटेड जो भी पेपर्स है, डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, वो सारा कलेक्ट करके लाइब्रेरी रखेगी, डेटाबेस वगैरह ये सब चीज। स्टडी लेवल की मतलब है लिमिटेड टू अप टू जितनी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए जो चीज चाहिए, जैसे कि जो कॉलेज लेवल में स्कूल लेवल में होता है। बेसिक एंड मिनिमम लेवल आर, बेसिक लेवल मतलब उस सब्जेक्ट में मान लो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट हमने लेके रखे हैं। Minimum level is like, every organization has librarian, every organization has accountancy staff, some, HR मैनेजमेंट देखने के लिए। तो इन टाइप की कोर्सेज जो है मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इन लोगों को डेवलपमेंट के लिए मिनिमम कुछ कलेक्शन चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। तो कलेक्शन डेवलपमेंट में इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। एक्विजिशन होता है, ये आपने पढ़े हो, जहां रेयर डॉक्यूमेंट होता है या पुराना डॉक्यूमेंट होता है उसका प्रिजर्वेशन की जरूरत होती है। कलेक्शन इंप्रूवमेंट करना पड़ता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब बेस्ड ऑन द सेल्फ रेक्टिफिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ताकि आपका यूजर नीड मीट हो, ताकि आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो हो, सो दैट आपका स्पेंडिंग बिकम ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड बाय योर यूजर्स। पीरियडिक रिव्यू करो एंड वीडिंग आउट भी करो। तो इस चीज के लिए बेसिकली कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, इट्स ए रिटन डॉक्यूमेंट, हर लाइब्रेरी की प्लानिंग, फंक्शनिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्लान, इन सब चीज में हेल्प करता है। मैचिंग योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ ही देख के कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाया जाता है। दिस इज ए प्रैक्टिकल गाइडेंस, मतलब आज आपने 10 किताब खरीदा किसी डिसिप्लिन में, आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बेसिकली पॉलिसी डॉक्यूमेंट की रेफर कर सकते हो, जो इसमें बताया गया। जो इतने क्वेरीज आएंगे तो फिर हम ज्यादा फोकस उन्हीं टाइप की डॉक्यूमेंट में करेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव परचेज दिस मेनी बुक। तो ये बेसिकली आपको प्रैक्टिकल गाइडलाइंस देते हैं। दिस इज शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, जस्टिफाई योर सिलेक्शन, जो एग्जांपल अभी आपको दिया है, गाइड करता है। बेस्ट एक्विजिशन मेथड क्या होगा, वो चीज आपको इसमें लिखित में होता है। वीडिंग कैसे करोगे वो भी बोला जाता है। फाइनेंशियल रिसोर्स किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, अंडर व्हिच कंडीशन यू वोंट परचेज बुक, ये सब चीज भी लिखा होता है। ये जो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, इसकी कंपोनेंट जो है दैट इज पर क्या क्या होगा उसमें, ऑब्जेक्टिव होगा, यूजर कम्युनिटी डेफिनेशन होगा, कौन सिलेक्ट करेंगे एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्ट करेंगे लाइब्रेरियन एज वेल एज द लाइब्रेरी कमिटी, दोनों मिलके। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सब चीज इसमें डिटेल में लिखित में होगा। नाउ जब हम बुक खरीदने जाते हैं, तो बुक की केस में ही बता रहा हूं, तो देयर आर, एक परचेज डॉक्यूमेंट होता है और आपको गिफ्ट में मिलता है जिसको हम ग्रेटिस डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इन दोनों के लिए डिफरेंट पॉलिसी होती है। नाउ परचेज डॉक्यूमेंट जब हम परचेज करते हैं तो हमें खर्चा कम करना है, इसलिए इंटरनेशनल बुक लेंगे तो खर्चा ज्यादा है,
देसी बुक लेंगे इंडियन पब्लिश तो खर्चा कम है, लेकिन इंटरनेशनल बुक इंडिया से पब्लिश हो है उसका खर्चा भी कम होता है। तो इन दैट केस हमें वो डिसीजन लेना पड़ता जो कौन सा बुक लेना चाहिए। खर्चा कम अगर करना है तो इंडियन और इंडियन प्रिंटेड बुक्स, इंटरनेशनल बुक्स, इंडियन प्रिंटेड इंटरनेशनल बुक्स, उनकी तरफ ही हम ज्यादा जाते हैं। वीडिंग आउट पॉलिसी के लिए मैंने आपको बोला था 4W1H फॉलो करना। व्हाट टू वीड, those books are mutilated, old, not used, उनको weed करना है। when to weed, during appraisal, during आपका स्टॉक वेरिफिकेशन टाइम आपको इसको weed करना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर उसको मार्क करना चाहिए, एंड ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन यूज नहीं हो रहा है देख के उसको वीड आउट करना चाहिए। हु शुड वीड, कैन लाइब्रेरियन वीड इट? नो, आपको वीड करना है थ्रू लाइब्रेरियन। तो सजा के रखेगा जो भाई ये बुक हमें लगता है वीड आउट करना चाहिए, बट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मतलब आपका लाइब्रेरी कमिटी की व्यू व्यू उसमें जरूरी है। अगर उनको लगे कोई टाइप की बुक्स जाना चाहिए तो फिर वो आप वीड आउट करेगा। हाउ टू वीड, ये बेसिकली दैट इज वीड आउट करने की, देखो नीचे लिखा हुआ रिप्लेस्ड विथ ए न्यू कॉपी, एनुअल विथड्रॉयल 5% फिक्शंस, 2% नॉट फिक्शन, नॉन फिक्शंस ये होना चाहिए। फिक्शन आपको कॉलेज स्कूल लाइब्रेरी में मिलेगा, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, वहां पे 2% ही होता है। ओल्ड बुक्स 20 ईयर्स अबव, नो, जिसकी इशू नहीं है। जो म्यूटिलेटेड बुक्स है, इंफीरियर क्वालिटी बुक्स है, आउटडेटेड डेटा है, ये सब बुक्स वीड आउट करना चाहिए। बट व्हाट यू कैनॉट वीड, लाइक जो जिसमें डेटा दिया हुआ न्यूमेरिकल डेटा, नॉर्मली हम उसको वीड आउट नहीं करते क्योंकि टाइम सीरीज रिसर्च के लिए उसकी जरूरत होती है। नाउ व्हाट टू डू विथ वीडेड बुक्स, नॉर्मली हम वीडेड जो बुक वीड होता है तो उसको तो लाइब्रेरी से हटा देते हैं, मतलब बोथ एक्सेशन रजिस्टर से एज वेल एज लाइब्रेरी की जो तुम्हारा रेगुलर जो वो करते हो लाइब्रेरी की जो अब ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है, इन दोनों जगह से उसको हटाना होता है। तो हटाने का बाद उन बुक को बेसिकली आइदर हम कबाड़ी को दे सकते हैं, विच नॉर्मली वी डू नॉट गिव। तो वी नॉर्मली यूज अदर्स, जिनको वो बुक चाहिए उसको फ्री में दे दो। इट कुड बी इंटरनल कैंडिडेट, इट कुड बी एक्सटर्नल कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बुक ही नहीं है, जिनको बुक चाहिए, तो उनको आप दे सकते हो। उसमें स्टैंप लगा के दोगे तो फिर आपका इमेज बिल्ड होगा, लोग सोचेंगे जो हाँ इस लाइब्रेरी से हमें बुक मिला था। एंड अदरवाइज इसको श्रेडिंग कर दो। श्रेडर में डालने से क्या होता है, जो यू आर एक्चुअली शोइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल बिहेवियर, जिसमें आप पेपर बचा रहे हो। मतलब पेपर बनता है पेड़ काट के, तो श्रेडेड डॉक्यूमेंट दोबारा पेपर बनाने में यूज होगा, तो नेचुरली पेड़ काटा कम जाएगा। तो उस हिसाब से आप बचा रहे हो, तो ये सब चीज आप कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट जो हमने आपको बताया, जो एकेडमिक एंड लाइब्रेरी स्टाफ दोनों मिलके करते हैं। यूजर एनालिसिस किया जाता है, सिलेक्शन पॉलिसी डेवलप होती है, एक्विजिशन पॉलिसी, ठीक है, एंड देन एकेडमिक लाइब्रेरी एकेडमिक स्टाफ आपको सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग जो है आपका डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ नेटवर्क के थ्रू, जो मैं बोल रहा था उसकी थ्रू होती है। एंड देन वीडिंग आउट में भी आपको हेल्प करते हैं। सो यू नो लाइब्रेरी इज मेंटेन्ड बाय लाइब्रेरी स्टाफ विथ सपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी कमिटी और लाइब्रेरी की जो एकेडमिक स्टाफ अटैच टू लाइब्रेरी, ये याद रखना। कलेक्शन डेवलपमेंट में सिलेक्शन इश्यूज में जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस चाहिए या तो रिसर्च चाहिए, फॉरेन बुक्स लेंगे या नहीं, नॉर्मली ओल्ड बुक हम नहीं लेते, करंट बुक ही लेते हैं। रेफरेंस डॉक्यूमेंट चाहिए या तो पॉपुलर बुक्स। नाउ जहाँ सीरियस रिसर्च इन एकेडमिक लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक ही लिया जाता है, पॉपुलर बुक नॉर्मली स्कूल लेवल तक ही होती है। बुक्स लेना है या ई जर्नल डेटाबेसेस लेना है, आजकल बुक्स से ज्यादा ई जर्नल डेटाबेसेस की तरफ ही लिया जाता है।
हु सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, दोनों मिलके करते हैं, लाइब्रेरी कमिटी जिसमें एकेडमिक स्टाफ्स होते हैं एंड मतलब जो पढ़ाते बढ़ाते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो एकेडमिक काउंसिल की बंदे होते हैं, जो आपका स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर होते हैं, तो दे फॉर्म लाइब्रेरी कमिटी। उस लाइब्रेरी कमिटी में लाइब्रेरी का भी स्टाफ्स होते हैं, तो ये बेसिकली सिलेक्ट करते हैं बुक। फंड एलोकेशन बुक्स वर्सेस डेटाबेस अगर देखोगे, डेटाबेस में 80% जाता है, मोर देन दैट। प्रिंट में बहुत ही कम प्रिंट परचेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक ही ज्यादा होती है। नाउ ये कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी इसके बाद दिया गया है, एक्विजिशन इश्यूज, ये सब आपने डेफिनेटली पढ़े हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपका लाइब्रेरी ऑब्जेक्टिव मीट करना है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स यूजफुल नहीं है, केवल जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेना है। नाउ जब आप डेटाबेस खरीदने जाओगे, बुक खरीदने का जो कलेक्शन पॉलिसी है वो ये सारे है। दैट इज बुक्स में कवर पेज देखोगे, ऑथोरिटी मतलब किसने लिखा वो देखोगे, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी जज करेंगे, एंड दैट इज व्हाई यू नीड एकेडमिक स्टाफ्स इन्वॉल्वमेंट। वैल्यू लाइब्रेरी में चाहिए या नहीं, क्योंकि सीरीज का मान लो एक पार्ट मिसिंग है तो नेचुरली चाहिए। सिग्निफिकेंस लाइब्रेरी में कितनी है। स्केयर सिटी, बुक बहुत दिन से ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है, पुराना बुक मिले तो भी लेंगे। प्राइस है या नहीं इतना पैसे की अगेंस्ट में जो जिस पर्पस सॉल्व करेगा, वेदर वी नीड दैट बुक और नॉट। इसे छोड़ के टॉपिक्स, फॉर्मेट, इंडेक्स, कवरेज, ये सब देख के बुक परचेज होता है। जर्नल में कितनी रेफर किया है यूजर, कितनी क्वालिटी आर्टिकल उसमें आता है, कितनी उसकी इम्पैक्ट फैक्टर है, पब्लिशर का नेम, ये सब देख के जर्नल लिया जाता है। डेटाबेस के लिए एडिशनल क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी वो अपडेट होता है, जियोग्राफिक कवरेज कितनी है, लैंग्वेज, यूजर इंटरफेस कितनी बढ़िया है ताकि लोग सर्च वर्च कर पाए, क्वेरी कर पाए, सर्चिंग एफिशिएंसी कितना है, ये सब चीज हमें देख के लेना है ना। इस जगह से आपका क्वेश्चन आता है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है डिफरेंट डॉक्यूमेंट की। ठीक है, अब ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इवेल्युएशन की काफी सारी चीजें हमने बोले। स्टॉक वेरिफिकेशन अब जब करने बैठोगे लाइब्रेरी में, तो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टोरेज एंड केयर की तरफ नजर देना है। जो मतलब बीच बीच में फ्यूमिगेशन वगैरह ये सब चीज करना होता, स्ट्रेट रखना होता किताब, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में रखना होता है, लेकिन वो तोड़ मड़ोड़ ना जाए, म्यूटिलेट ना हो जाए, वो डिसफिगर ना हो जाए, वो चीज देखना पड़ता। तो क्लियर, ये जो केयर फॉर क्लाइमेट वेरिएशन इसमें दिया गया है। देन स्टॉक वेरिफिकेशन में आपको स्टॉक वेरिफिकेशन प्रोसेस जानना जरूरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो जितनी भी जान बुक्स है, जो भी अपना रिसोर्सेस है, उनको मंगवा लेते हैं या उसका अकाउंटिंग कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस का पास कितनी बुक है, प्लस बारकोड या आरएफआईडी स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं एक्सेशन नंबर, और लाइब्रेरी की जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है उससे जनरेट कर लेते हैं, जैसे कोहा वगैरह मान लो, उससे जनरेट कर लेते हैं जो कितनी कौन कौन सा एक्सेशन नंबर का बुक हमारे पास अवेलेबल है। फिर दोनों को मैच किया जाता है, अगर मिसमैच हो तो फिर बुक्स को ढूंढा जाता है, मैचिंग करा के फिर एक रिपोर्ट बनाया जाता है, दैट इज स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। एडवांटेजेस, जो आपकी बुक्स आर बेसिकली एनी डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी इज ए कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम का मतलब जिसको पैसे से खरीदे हो, तो वो आपका पास हो, ये देखना जरूरी है। तो ये चीज आपको देखना जरूरी होता है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे, इफ यू हैव लेस देन 5000 बुक्स तो एनुअली करना चाहिए। इफ इट इज 3 ईयरली करना है, जब वो 5 to 50,000 एंड मोर देन 50,000 तो 5 ईयरली करना है। 3 बुक पर 100 पर 1000 ट्रांजैक्शन मतलब इशू रिटर्न में मिस एक्सेप्टेबल है। उससे ऊपर होगा तो यू हैव टू रेक्टिफाई योर पॉलिसी, यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई दीज बुक्स आर लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, मतलब एक एक
मतलब हमने 11 बजे तक केवल 2 ही सेक्शन पढ़ पाए। नाउ इसीलिए मैं कह रहा था, जो अगर आपका पास कोई स्पेसिफिक एरियाज है, जो आपका कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे बोलो, अदरवाइज इस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। ये वाली जैसे आपको नॉन बुक मटेरियल की, अब व्हाट इज नॉन बुक मटेरियल? कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yes, sir. देखो, Yes, एक sir. चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो रिवीजन क्लास से पहले कम से कम तो पढ़ के आना चाहिए था, ताकि आप यूजर को, मतलब जो आपका टीचर से पूछ सको, जो कौन सा चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो देन ये रिवीजन क्लास की जो वैल्यू है ना, ये खत्म हो जाता है। एसओएल ये रिवीजन क्लास क्यों रखा है? आपको हेल्प करने के लिए रखा है, और आप इस हेल्प को, मतलब क्या बोलूं, पैरों से मतलब कुचल के जा रहे हो। इशू ये है, मतलब मुझे इरिटेशन इस चीज की हो रही है। ऐसा नहीं है जो मैं 1 घंटा और बोल के जाऊं, लेकिन 1 घंटा बोलने से कोई, आपको इनमें से कोई एरिया, कुछ एरिया होगा जो शायद जरूरत नहीं है दोबारा रीइटरेट करने के लिए, जो आपको आता है। कम से कम वो आप बोले होते तो। आप देख रहे हो, एक चीज आप देख लो, यहाँ यहाँ कितनी 5 मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल में 3-3 4-4 लेसन है, और एक एक लेसन में 15-15 स्लाइड है। तो 5 इंटू 15 75 इंटू मान लीजिए 4, तो मतलब 225 स्लाइड 2 घंटे में अगर मैं कवर कर भी लूं, आपके लिए कोई बेनिफिट होगा उसमें? आपको क्या लगता है? मतलब समवन शुड आंसर मी दिस। सर प्रीवियसली क्वेश्चन करा दीजिए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस मेरे पास इस वक्त नहीं है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जो है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है आप ये बताइए। आपको मैं जहां भी पॉसिबल है वो बोलते जा रहा हूं, तो जो जो जगह इंपॉर्टेंट है उसी जगह से क्वेश्चंस आते हैं। अब तक जितनी भी पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बोल दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लास में जब मैं क्लास ले रहा था तब भी बोला था, अभी भी बोलते जा रहा हूं। एनीवे, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में, मतलब मास्टर्स लेवल में भी जब सर नहीं आपने आया तो। हाँ बोलो। सर आपने वो ग्रे लिटरेचर का बताया था, वो एक बार फिर बताएंगे? वो मतलब आपने कहा था साइट भी कर सकते हैं उस चीज को, हाँ कर सकते हैं। तो वो इजीली एक्सेसिबल है बाय पब्लिक? नहीं होता। आपको मैंने यही बोला था, जो ग्रे लिटरेचर सिलेक्टेड लोगों तक भेजा जाता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रे लिटरेचर उनकी साइट में भी, मतलब वेबसाइट में भी रखा जाता है। आपको उनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मान लो लोगों को अगर पता है जो आप इस एरिया पे काम कर रहे हो, तो आपको भेजा जाएगा। लेकिन अगर उनको पता नहीं है तो फिर कैसे भेजा जाएगा आपको? तो उन्होंने अपना अपना वेबसाइट में रख लिया है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। नॉन बुक मटेरियल के अंदर ये इतनी डिटेल हम जी पढ़ेंगे सर। नहीं। दीज आर द नॉन बुक मटेरियल्स। जैसे मैप्स हो गया, मान लो डिफरेंट वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, ये सारे लाइब्रेरी में रखा जाता है। कंप्यूटर फाइल्स, ये तो आपको पता ही है। माइक्रोफोन, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, इसमें डेटा स्टोर करके रखा जाता है। ना क्यों लाइब्रेरी में ये रखते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको जब आप स्कैन कर रहे हो, आप या तो उसको क्लाउड में रख सकते हो, बट देयर आर मेनी डेटा विच यू डू नॉट वांट टू पुट इन क्लाउड बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक, क्लाउड इज कॉस्टली। दूसरा, आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बहुत ही मतलब क्या बोलूं, जो सीक्रेट डेटा होगा, जो आप नहीं चाहते हो क्लाउड में रखे, जहां से हैकिंग की चांस हो।
तो इन सब पर्पस की देख के नॉन बुक मटेरियल बनाया जाता है। यूटिलिटी जो स्टोरेज के हिसाब से काम करते हैं, डेटा डैमेज प्रोटेक्ट करते हैं, क्वालिटी इंश्योर करते हैं, कंज्यूम लेस स्पेस, ये सब चीज इनकी यूटिलिटी है। जैसे देखो हमने अपना एमओयू को रखा है, हमने अपना मूवीज को रखा है, ये बना के, दीज आर नॉन बुक मटेरियल। इसकी यूजर ओरिएंटेशन होता है। यूजर को बेसिकली नॉन बुक मटेरियल नॉर्मली मिलती नहीं लाइब्रेरी में, तो उनको पूछना पड़ता अंडर द गाइडेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ ए लाइब्रेरी स्टाफ, क्योंकि सारे लाइब्रेरी स्टाफ को नॉन बुक मटेरियल हैंडल करना भी नहीं आता, ना तो ये उनकी एक्सेशन रजिस्टर में ओपनली डिस्प्ले होता। तो अगर आपको चाहिए तो अंडर द गाइडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ए लाइब्रेरी स्टाफ आप ये नॉन बुक मटेरियल यूज कर सकते हो। टेक्निकल चैलेंज है जो आपको हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रेडी रखना पड़ेगा, जैसे जैसे ऑब्सोलीट होता जा रहा है आपको बदलना पड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस, किसी को ऑलवेज ट्रेन करके रखना, ये सारे टेक्निकल चैलेंज है। स्टोरेज इशू लेके डस्ट वगैरह ना लगे देखना है, मैग्नेटिक। अच्छा, दूसरी बात ये है जो क्वेश्चन ये उठ सकता है, जो लाइब्रेरी में क्यों नहीं रखा जाता। अब एक माइक्रोफिश जो होता है ना, एक मान लो पेन ड्राइव से थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे भी छोटा होता है कहीं कहीं। नाउ इसको अगर कोई अपनी जेब में डाल के ले चले जाए तो यू विल लूज डेटा। एक्सक्यूज मी। नाउ इसलिए लाइब्रेरी में रखा नहीं जाता ना। नॉन बुक मटेरियल जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका सिलेक्शन नॉर्मली बुक सिलेक्शन का जो मैं पढ़ के आया हूँ वही है। ऑडियो मटेरियल, विजुअल मटेरियल एंड माइक्रोफॉर्म जो है वो होता है। इसका कैटलॉगिंग करना थोड़ा दिक्कत होती है बिकॉज स्पेशल किल सेट इज नेसेसरी, एंड हमेशा इसकी कवर पेज से नहीं मिलता है, कहीं कहीं कंटेनर की ऊपर इसको लेबल जो होता है उसमें दिखाया जाता है। जो पैकेज्ड, जैसे पैकेज के ऊपर लिखा होता ना कोई भी प्रोडक्ट्स हम खरीदे, तो उन टाइप की चीजें कहाँ पे आपको मिलेगा वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। एंड यूजर में सर्विस में लाने के लिए ओपेक में अगर आप इसको रखोगे तो आपको आप ये यूजफुल बना सकते हो मोर एंड मोर। नॉन बुक मटेरियल को मैंने थोड़ा सा कम पढ़ाया इसलिए बिकॉज इट नॉर्मली गिव्स यू, मतलब इसमें से शॉर्ट नोट फॉर्म में ही आएगा। इसमें कभी भी आपको फुल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब फुल क्वेश्चंस नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स से आपका फुल क्वेश्चंस आता है, बट दिस इज वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कितने टाइप की होती है, जर्नल, बुक्स, डेटाबेस, ये सब आपको पता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है वो भी मोटा मोटी देखो, आपको पता है, जैसे ही देखोगे पता चल जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ई रिसोर्सेस, ये आपको मैंने डिटेल में ऑलरेडी जहां दिखाया पढ़ाया था, जो आईसीटी इम्पैक्ट कैसे लाइब्रेरी में हो रहा है, एकेडमिक लाइब्रेरी में, याद है एक स्लाइड दिखाया था, तो वो वाली स्लाइड में इसको डिटेल में कवर किया है। इसको अलग से ई रिसोर्सेस की इम्पैक्ट नहीं आता है, शॉर्ट नोट फॉर्म में आ सकता है ई रिसोर्सेस, लेकिन आपको आएगा तो आईसीटी एप्लीकेशन लाइब्रेरी को कैसे इम्पैक्ट किया है वो चीज आएगा जो मैंने वो पढ़ाया था आपको। बट अदरवाइज आप देखोगे तो कम स्पेस में ज्यादा रिसोर्स एक्सेस कर पा रहे हो एंड किसी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ये सब चीज है। बट चैलेंजेस इज इम्पोर्टेंट। चैलेंजेस में डिजिटल डिवाइड इज ए चैलेंज। जिनको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स यूज करना नहीं आता, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ सर साथ। यस। हेलो। हाँ बोलो। तो लाइब्रेरी बजट
मैंने लाइब्रेरी पहुंचा बजट नहीं हूँ। टेक्निक। लाइब्रेरी बजट लास्ट 5th उसकी है। तो आप लोग अगर मुझे क्लियरली बताओगे जो यूनिट वो 5th यूनिट में है, तो आपको 3-4 ये यूनिट की जरूरत नहीं है, बाकी सब में ये बोलोगे तो मैं सीधा 5th यूनिट में चला जाऊंगा। जी सर, नेक्स्ट में कवर कर लेना सर। नेक्स्ट मतलब? सर इसके बाद, सर इसके बाद। नहीं नहीं, ये तो अभी केवल यूनिट 2 में है हम, इसके बाद 3rd है, 4th है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो 3rd 4th यूनिट की जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाट यू प्रीवियसली वांट। क्वेश्चन में लाइब्रेरी बजट के बारे में बार बार क्वेश्चन यही आया हुआ है, लाइब्रेरी हाँ बजट। आया है। लेकिन केवल लाइब्रेरी बजट ही 5 जो क्वेश्चन आता है आपका वो नहीं होता ना, बाकी 4 क्वेश्चंस और भी आते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो बाकी एरियाज से आते हैं, है ना। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपको पढ़ना है या नहीं है, आपने पढ़ लिए हो। बिकॉज द प्रॉब्लम इज आप एंटायर लॉट यहाँ आके बैठे हो बिना पढ़ के। अगर आप पढ़ के आए होते तो जैसे अभी आपने बोले हो ना, जो पिछली साल में लाइब्रेरी बजट, तो मैंने आपको बिल्कुल पहले आके क्लास शुरू करने से पहले पूछा था, जो भाई 4 एरिया, 5 एरिया, 7 एरिया आप बताओ जो इन एरियाज में मुझे पढ़ना है। तो आपने कुछ नहीं बताया। अभी आपने बताए हो आई विल डेफिनेटली कवर लाइब्रेरी बजट इन डिटेल, नो प्रॉब्लम। मतलब आज ही क्लास में पढ़ाऊंगा। कोई और एरिया है बताओ, किसी को भी और एरिया नजर आता है? अदरवाइज जो एरिया इंपॉर्टेंस है, एज ए टीचर आई मस्ट टेल यू ऑल दोज एरियाज, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका लाइब्रेरी बजट, ठीक है। तो आपका सेवरल एग्जाम्पल्स है, इनमें से 2-4 एग्जाम्पल याद रख लेना, क्योंकि अगर आपके शॉर्ट नोट आए तो आपको 2-4 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये जैसे एप्सको का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट जब आप करोगे तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमने पहले भी बोला था, जो लाइब्रेरी की जब कलेक्शन डेवलपमेंट में डेटाबेस बोल रहे थे, वही चीज यहाँ भी बताया जा रहा है दोबारा। तो यहाँ से ई रिसोर्सेस की सिलेक्शन क्राइटेरिया डेफिनेटली देख के रखना, जो बेसिकली आपका यूजर फ्रेंडलीनेस वगैरह, वेंडर कंसिडरेशन, किससे लोगे ताकि वो आपको सही डेटा ही मिले, लाइसेंसिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है, डुप्लीकेशन ना करो, अगर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ऑलरेडी है सर तो इसी में उनकी से सॉफ्ट कॉपी। सर इसमें से ही बताओ। है प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। मैंने वो पढ़ा के आया है। आप कहाँ थे मैडम हो तब उस वक्त? लास्ट जो सेशन पढ़ाया उसी में प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन, दैट इज क्राइटेरिया ऑफ बुक सिलेक्शन पढ़ाया, क्राइटेरिया ऑफ डेटाबेस पढ़ाया, अब वो क्राइटेरिया ऑफ ई रिसोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना? देख के रिवीजन क्लास लेने का क्या प्रॉब्लम है? आपको दिखा देता हूँ, ये ई रिसोर्सेज दोबारा नहीं आऊंगा मैं, ठीक है। ये देखो डेटाबेस सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है, ये पहले भी दिया हुआ था। अब आपका जो क्वेरी है ना, इस क्वेरी की जवाब आप देखो, मैंने ये पढ़ा के आया हूँ अभी अभी। आप दोबारा उसी जगह पे आप ले जाने बोल रहे हो मुझे? नहीं ये नहीं, सॉरी। ये देख, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में बुक सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्या क्या देखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जब आप बोलेंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में लाइब्रेरी की ऑब्जेक्टिव मीट करे, सिक्योर करे डॉक्यूमेंट, ये जो पहले वाला पॉइंट्स है,
ग्रेटिस एंड इसकी अलग अलग पॉलिसी होगा ये बताओगे, फिर आपको बोलना है यहाँ कवर पेज वगैरह वगैरह वगैरह, ये देखे बुक सिलेक्शन जितनी भी पॉइंट्स लिखा हुआ है। आ गया समझ? और यस सभी सर। के बारे में आपको बोलना है। तो ये चीज मैंने अभी अभी पढ़ा के गया, लेकिन प्रॉब्लम ये होता जब आप स्पेसिफिक क्वेश्चन सर नहीं एक्चुअली पूछोगे। क्वेश्चन घुमा के देते हैं तो समझ में नहीं आता ना, इसीलिए। तो भाई इसीलिए तो आपको ये क्लास लेने से पहले वो क्वेश्चंस पेपर कम से कम देख लेना चाहिए था ना, ताकि आप मुझे पूछ सको जो सर इस क्वेश्चन की जवाब कहाँ पे मिलेगा। मैं तो वही चीज बोल रहा हूं आपको जो आप बोल रहे हो, उसी चीज को रीइटरेट कर रहा हूं। होपफुली आपको अब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे हर टॉपिक को कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो किसी भी टॉपिक में मैं आधा मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। जो आपको जरूरत है, जो आपको नहीं जरूरत है, दोनों में ही आधा आधा मिनट ही मिलेगा। ऐसे ही हो रहा है अभी, मतलब इस क्लास जो चल रहा है जिस तरीके से। एनीवे, अभी हम यूनिट 3 तक देख लिया था, यूनिट 2 का। अब हम चल जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये स्पेसिफिकली आप लोगों को मैंने बोला था जब क्लास ले रहा था। जो इसमें जो डेटा आपको उसमें दिया गया है, मतलब आपका बुक में, वो गलत दिया है। उसकी शुरू वाला पोर्शन जो है, ये जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन आएगा जिस जगह से उस जगह को गलत लिखा गया है। इसके लिए आपको मेरा पीपीटी ही फॉलो करना है, ये स्पेसिफिकली बोला था। ये लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे होता है ये सब दिखाया गया है, ये एक दूसरा लाइब्रेरी का भी एग्जाम्पल है। लाइब्रेरी की स्ट्रक्चर ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, ठीक है। ये एक्विजिशन डिपार्टमेंट, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, बुक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है, पीरियडिकल्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, ऐसे डिफरेंट होता है। अब काफी लाइब्रेरी में मल्टीपल एक्टिविटीज, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को एक ही साथ एक ही जना का अंडर दिया गया है। ऐसे भी है, बिकॉज नेचर ऑफ वर्क रिलेटेड है, और अगर वॉल्यूम ऑफ वर्क कम होगा तो 3-4 काम एक साथ एक जना को दे दो, ऐसे होता है। अदरवाइज इतनी सारे डॉक्यूमेंट जो है लाइब्रेरी में होती है। क्वेश्चन यहां से आता है, ये लाइब्रेरी की गवर्निंग बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज कंप्लीटली मिसिंग। मैंने एसओएल में बताया भी है। इसमें से अगर क्वेरी आएगा तो आप लोगों को मेरा ये जो 11th नंबर स्लाइड है, यहाँ से बाकी जितनी स्लाइड है उसी में देखना, भरोसा करना पड़ेगा। एज वेल एज आप इन चीज के लिए इग्नू की एक कोर्स मटेरियल है, उस कोर्स मटेरियल से भी पढ़ सकते हो, या तो वो क्या बोलते, ईपीजी पाठशाला में भी मेरा लिखा हुआ कुछ कोर्स मटेरियल है, उसमें से भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इशू ये है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली इन्हीं एरियाज को फोकस किया गया है, ये सब आपका फोकस किया गया है, लाइब्रेरी पर्सपेक्टिव को कवर किया नहीं गया। सो दैट्स ए रॉन्गली यू नो डन। तो शायद एसओएल इस बार इसको रिवाइज करेगा, लेकिन एनीवे। तो लाइब्रेरी की गवर्निंग बॉडी में सबसे पहले आता है लाइब्रेरी अथॉरिटी, और उसकी 5 टाइप है। वन इज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो रूल्स वगैरह बनाता है। दूसरा है थोड़ा सा उनकी नीचे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो मोस्ट पावरफुल बॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वीसी वगैरह वो होते हैं। नॉर्मली वो डेलीगेट कर देते, लाइब्रेरी कमिटी की जो चेयरमैन है वो या तो कोई प्रो वीसी होता है या रजिस्ट्रार होते हैं। देन डिफरेंट यूजर्स ग्रुप, जैसे फैकल्टी ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप, दे आर ऑल्सो यू नो क्या बोलो, जो लाइब्रेरियन को बोलते हैं जो ये चीजें आपको करना है। तो दैट इज योर अनदर टाइप ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी।
पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों भी लाइब्रेरी अथॉरिटी में आते हैं, लेकिन दीज टू आर डायरेक्टली नहीं आते हैं। पब्लिक कब आता है? जो अदर देन आपका विद इन यूजर ग्रुप, मतलब लाइब्रेरी को रेगुलर यूजर तो स्टूडेंट्स वगैरह सब उसमें आ गया। पब्लिक मतलब बियॉन्ड दैट यूजर ग्रुप, अगर एकेडमिक लाइब्रेरी में कोई और ऑर्गेनाइजेशन की यूजर आ रहा है तो उसकी बात किया कहा जा रहा है। तो वो अगर आए तो देन दे आर बेसिकली एनी डेवलपमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका लाइब्रेरी की टाई अप है, दे कैन ऑल्सो। सो दे आर मीन्स जो भी आपका लाइब्रेरी में कलेक्शन डेवलपमेंट या तो आपका लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग, उनसे लेके कोई भी चीजें बताएंगे, सो दे आर पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी अथॉरिटी। ठीक है। देन लाइब्रेरी कमिटी जो है, सो लाइब्रेरी कमिटी एक्चुअली लाइब्रेरियन हमेशा हर डिसीजन अकेला नहीं लेता। दे नीड सपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी कमिटी विच एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एचओडीज और डिफरेंट फैकल्टी का मेंबर्स। सो दे दैट पर्टिकुलर एकेडमिक बॉडी जो बनती है लाइब्रेरी कमिटी, उसमें लाइब्रेरियन बिकम्स द कन्वीनर, बट लाइब्रेरी स्टाफ भी होते हैं और ये सब लोग भी होते हैं। नाउ दे एक्चुअली टेक डिसीशंस इन लाइब्रेरी, क्योंकि दे सर्व एज ए बफर बिटवीन द लाइब्रेरी अथॉरिटी, मतलब वाइस चांसलर, एंड द यूज लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन हमेशा जाके वाइस चांसलर से हर डिसीजन डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए लाइब्रेरी कमिटी को डिस्कशन में लेते। लाइब्रेरी कमिटी जाके डिफरेंट स्टूडेंट्स को, डिफरेंट फैकल्टी ग्रुप्स को लाइब्रेरी की जो भी डेवलपमेंट है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो सब बताते रहते। सो दे हेल्प इन सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, रिक्रूटिंग लाइब्रेरी स्टाफ, वॉचडॉग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। ठीक है। एंड अलर्ट ऑल्सो, जो ये सर्विस आपका ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। सो दैट इज वाई लाइब्रेरी कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी कमिटी एंड लाइब्रेरी अथॉरिटीज रोल। आप ओवर रोल देखेंगे, लाइब्रेरी की पॉलिसी मेकिंग, रिकमेंडेशन, इंटरफेस, ओवरसी बजट, एडवाइजरी रोल, ये सब बोला जा रहा है। whereas library authority does not take part in the library's nitty gritty। वो क्या देखते हैं? हायर फायर स्टाफ, सैंक्शन ऑफ पोस्ट, फाइनेंस एलोकेशन कितना होगा, पार्टिसिपेट करेंगे दूसरी नेटवर्क में या नहीं, स्टाफ की ग्रेड क्या होगा, एटसेट्रा, रेजिंग एनी लोन, एनी डिसीजन मेकिंग के लिए जहां अप्रूवल की जरूरत है, वहां लाइब्रेरी अथॉरिटी आते हैं। आप समझ रहे हो दोनों की नेचर ऑफ वर्क में डिफरेंस। सो लाइब्रेरी कमिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। लाइब्रेरी कमिटी में कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, क्वेश्चंस आता है, रोल ऑफ लाइब्रेरी कमिटी इन मैनेजिंग लाइब्रेरी मीन्स फंक्शंस। तो ये जो 5-6 पॉइंट है, इसको बढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा। नाउ लाइब्रेरी कमिटी की कई टाइप होती है। एग्जीक्यूटिव कमिटी इज बेसिकली विच इन एब्सेंस ऑफ लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव कमिटी बना दिया जाता है जो लाइब्रेरी कमिटी भी होती है, एंड दे टेक ऑल डिसीजंस। सेल्फ परपेचुएशन कमिटी इन एब्सेंस ऑफ ए लाइब्रेरियन, मतलब एक लाइब्रेरियन छोड़ के गया, दूसरी लाइब्रेरियन ज्वाइन करने वाले हैं, बीच में 6 महीना लग रहा है, इस टाइम पे ये कमिटी बना दिया जाता है, जो लाइब्रेरी कमिटी होती है, जिनकी काम है लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन की डिफैक्टो काम करना। रिपोर्टिंग कमिटी, जिनका काम रिपोर्ट करना है केवल। नाउ दिस इज नॉट द लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडी की पार्ट। ये जो लाइब्रेरी कमिटी है, ये लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडी की पार्ट है। नाउ दीज आर द डिफरेंट अदर कमिटीज बनाया गया है। एक सेकेंड मुझे टाइम दे दो तो, आई एम जस्ट कमिंग बैक, जस्ट गिव मी 2 minutes ब्रेक। ओके, आई विल कम बैक, होल्ड ऑन, आई विल कम बैक।
So all are here? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So can you see my screen? Yes. Okay. Yes, sir. So different library committee बनता है. They are not part of the governing body. गवर्निंग बॉडी की पार्ट ये मतलब लाइब्रेरी कमिटी जो गवर्निंग बॉडी की पार्ट है ये केवल यही दो तक सीमित है. ठीक है, ये दोनों तक सीमित है. बाकी जो है ये अलग अलग टाइप की मतलब गवर्निंग बॉडी जो है वही डिसीजन तब लेते रहते हैं. लेकिन रिपोर्टिंग मतलब कोई रिपोर्ट बनाना है स्पेसिफिक किसी एरिया पे, रिकमेंड करना है, कोई एडहॉक कमिटी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई सब कमिटी मान लो लाइब्रेरी की रिसोर्स परचेज करना है, लाइब्रेरी की सर्विस डिलीवरी करना है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग मैन्युफैक्चर रिपेयर करना है, इनके लिए सब कमिटीज बनाए गए. नाउ दे आर डिफरेंट छोटे छोटे कमिटी होती है, कुछ देर के लिए रहती है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है जैसे ही काम खत्म हो जाता है. तो लाइब्रेरी कमिटी की अगर आपका क्वेश्चन आए तो ये लाइब्रेरी नीचे वाली लाइब्रेरी कमिटी बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है. लेकिन ये वाली जो कमिटी है लाइब्रेरी कमिटी, दिस इज द लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडी. तो अगर आपका पास रोल ऑफ लाइब्रेरी कमिटी आए तो लाइब्रेरी कमिटी की ये गवर्निंग बॉडी वाला ही आपको बताना है. ठीक है. तो रोल ऑफ लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडी कलेक्शन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं एंड डिफरेंट प्रोमोशनल रोल भी प्ले करते हैं. जैसे पेरेंटल रोल like it gives you support always financially and otherwise. पार्टिसिपेटरी रोल देखे हो आप किस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं, बुक सिलेक्शन में सपोर्ट करते हैं. तो पार्टिसिपेटरी रोल. फ्रेंडली रोल, अगर आपने सक्सेसफुली कुछ करोगे तो लाइब्रेरी कमिटी की जो मेंबर्स है वो फैकल्टी मेंबर भी है तो वो जाके आपकी बिहाफ पे ही बाकी लोगों को बोलेंगे. फिलैंथ्रोपिक रोल, पैसे जुगाड़ करने के लिए हेल्प करते हैं. इंक्रीमेंटल रोल आर प्लेड बाय different associations. They are outside organizations. We librarians are member of this organization or form these organizations. तो ये बेसिकली डिफरेंट वो करते हैं, डिफरेंट टाइप का ये बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं एंड थ्रू दैट ये इंक्रीमेंटल रोल प्ले करते हैं. ओके. तो ये आपका इसमें से ये वाला पोर्शन था इम्पोर्टेंट जो आपको बताया. अच्छा, ये स्टाफ मैनुअल वाला पोर्शन जो है लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स एंड यूजर एनालिसिस जो है ये चीज को डील करते हैं. इसमें स्टाफ मैनुअल क्या होता है ये चीज, व्हाई डू वी नीड स्टाफ मैनुअल, जो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी बोला था ना वो इसकी एक पार्ट है. स्टाफ मैनुअल में हर चीज होता है जो आप लाइब्रेरी की रूल्स से लेके लाइब्रेरी की सारे चीजें विजन से लेके आपका हर चीज इंक्लूडिंग आपका कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, ये जो लाइब्रेरी रूल्स एंड पॉलिसीज आप देख रहे हो ना, सर्कुलेशन, वीडिंग, कलेक्शन डेवलपमेंट, तो ये एक माइनर पार्ट बन गया जो वहां पे हमने मेजरली पढ़ के आए हैं. तो ये सब चीज के लिए स्टाफ मैनुअल बनाया जाता है. ऐसे टाइप की स्टाफ मैनुअल होती है जो बनाया जाता है. ठीक है. इसमें लाइब्रेरी की कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लाइब्रेरी पॉलिसी प्रोसीजर लिखा होता है. तो अगर आपका पास लाइब्रेरी स्टाफ मैनुअल एक शॉर्ट नोट आए तो आपको बोलना पड़ेगा जो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, व्हाई डू वी नीड सच थिंग, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड उसमें क्या बेनिफिट होती है, ये सब चीज आपको बोलना पड़ेगा. सारे पॉलिसीज लिखा होता है तो ये सब चीज आपको बोलना पड़ेगा. लाइब्रेरी की यूजर सर्वे करेंगे हम, ये चीज भी उसमें लिखा रहता है. नाउ व्हाट इज लाइब्रेरी यूजर सर्वे? लाइब्रेरी अपना सर्विस को देखने की दो तरीका होता है, एक यूज सर्वे और एक यूजर सर्वे. यूज सर्वे मतलब यूजर आके लाइब्रेरी में जो भी हरकतें करते हैं, कितनी बुक पढ़ रहा है, कौन सी बुक ज्यादा पढ़ रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इनकी सारे रिकॉर्ड होती है.
कौन सी टाइप की बुक ज्यादा इशू रिटर्न में आ रहा है, तो सब चीज होती है। दैट इज यूज डेटा, यूज स्टैटिस्टिक्स। और यूजर सर्वे के लिए हमने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, रिकॉर्ड्स इवैल्यूएशन, ये करके हमारा लाइब्रेरी सर्वे होता है। तो क्वेश्चनेयर बेस्ड सर्वे जो होता है वो बेसिकली आपका लाइब्रेरी की यूजर होता है, यूजर सर्वे में आता है। तो यूजर सर्वे अगर आए तो ये पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ यूजर हैबिट, सेटिस्फैक्शन, आउटकम, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब कौन सी एज ग्रुप की और कौन सी डिसिप्लिन की ज्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स। डिजाइन टिप्स क्या होती, ये सब होगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्वे थ्रू मल्टीपल चैनल, लाइक थ्रू ईमेल भेजोगे, फैकल्टी को जाके दे के आओगे, स्टूडेंट्स को जैसे ही लाइब्रेरी में आएगा तो पकड़ाओगे, ऑब्जर्वेशन से कुछ डेटा रिट्रीव करोगे, तो उसके बाद डेटा एनालिसिस होके जो भी इम्प्रूवमेंट मेजर्स है वो लेना है। लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स ये सारे एरियाज पे होती है, एनुअल रिपोर्ट बनाने में, फंक्शनलिटी बढ़ाने में, डिफरेंट न्यू डिपार्टमेंट बनाना है या नहीं, फंड एलोकेशन किस में होगा, यूजेबिलिटी है भी या नहीं सर्विस की। तो ये सारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है। तो वो जो यूजर सर्वे कर रहे हो उसकी आउटकम इस तरीके से लाइब्रेरी में आता है। तो ये एरिया है इसकी इंपॉर्टेंट जो आपको बता दिया है। अच्छा, अब हम यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 इज एक्चुअली आपका कहाँ गया, यस, यूनिट 4 में मेरे ख्याल से इसमें आपको कुछ पढ़ाने का है नहीं, ये आप ऑल नोज, दिस ऑल आर बिलीव रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है करंट अवेयरनेस सर्विस की, रिसर्च इन प्रोग्रेस बनाओगे, एसडीआई सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये चीज है। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ कंप्लीटली। इसकी जो दूसरा पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, जहां पे नहीं, नॉट दिस वन आल्सो। तो इसमें आप बेसिकली न्यूज क्लिपिंग सर्विस वगैरह, न्यूज क्लिपिंग सर्विस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो लाइब्रेरी बुलेटिन, जो लाइब्रेरी से जब कोई न्यूज लेटर निकलेगा जिसमें लाइब्रेरी की डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट न्यूज क्लिपिंग सर्विस इज इंपॉर्टेंट, हाउ न्यूज क्लिपिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड इन लाइब्रेरी। तो ये 3 टाइप की न्यूज क्लिपिंग सर्विस होता है। जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे कौन सी सब्जेक्ट में, मान लो इकोनॉमिक रिलेटेड, मान लो इट कुड बी एनर्जी रिलेटेड, मान लो इट कुड बी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड। तो इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट में न्यूज क्लिपिंग सर्विस हो सकता है। इसका फ्रीक्वेंसी वाइज भी हो सकता है, वीकली होगा या तो डेली होगा या मंथली होगा, ऐसे। ज्योग्राफिक कवरेज वाइज भी हो सकता है, इंडिया सेंट्रिक, दिल्ली सेंट्रिक, मतलब एनसीआर सेंट्रिक, ऐसे कुछ भी हो सकता है। टाउस टाइप्स पर्सन स्पेसिफिक हो सकता है, जहां एक, मान लो आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बारे में जो भी न्यूज आ रहा है, सोशल मीडिया में न्यूज आ रहा है, ऑनलाइन मीडिया में न्यूज आ रहा है, ऑफलाइन पेपर में न्यूज आ रहा है, जर्नल में पेपर पब्लिश हो रही है, तो वो सारे न्यूज आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो। इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लो टेरी की ऊपर जो भी न्यूज आ रहा है वो हम कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की, वो भी हो सकता है, उनके ऊपर भी ऐसे ही होता है न्यूज। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, किसी एक सब्जेक्ट पकड़ लो जो ऊपर स्कोप ऑफ सर्विस में जो लिखा है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिकली दैट इज। नाउ ये सर्विस डिलीवरी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है, पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की न्यूज क्लिपिंग हो सकता है। और हम लोग जो ऑनलाइन में जब न्यूज क्लिपिंग देते हैं तो इस टाइप से देते हैं, जिसमें बेसिकली आप क्लिक करो तो आपको पूरा न्यूज मिल जाएगा। ये डेली बेसिस में
जाता है न्यूज क्लिपिंग। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे हमने बता दिया, बट दिस प्रोसेस इज फॉर ओनली आपका हार्ड कॉपी ऑफ द न्यूज क्लिपिंग फाइल मेंटेन करने की। सॉफ्ट कॉपी में आपको बेसिकली सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके न्यूज को उसमें रखना, लिंक करना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का न्यूज क्लिपिंग आप बोल सकते हो। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट 4 का, कहाँ गया, कंप्यूटराइज सर्विस। यस, यहां से क्वेश्चन आएगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटराइज सर्विस क्या क्या हो सकती है। तो इसमें देखो कंप्यूटराइज सर्विस डिफरेंट टाइप की क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ऑनलाइन ओपैक मेंटेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस एक सर्विस होता है, ई जर्नल, ई बुक्स, आप अपना डिजिटल लाइब्रेरी बनाते हो। डिफरेंट वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, मतलब कोई क्वेरी पूछे और आप उसकी जवाब दे रहे हो। देन लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेरी। नाउ ई जर्नल की केस में आपको मैंने ओपन एक्सेस का बात ऑलरेडी बताया है, सब्सक्राइब जर्नल्स की बताया है। व्हाट इज पे पर व्यू? ये वो जर्नल है जो सब्सक्राइब नहीं किया आपने, लेकिन वो पब्लिशर की जर्नल है। तो वो जर्नल की आर्टिकल आपको अगर डाउनलोड करना है तो पर आर्टिकल आपको $25 पे करना होता है। उसको बोल रहे हैं पे पर व्यू। ठीक है, तो ई जर्नल्स के 3 कैटेगरी चलता है। ओपन एक्सेस फॉर्म में आता है, दूसरा सब्सक्राइब कर लो जर्नल की डेटाबेस पूरा पूरा, या तो जब आपको चाहिए आप उसमें से ले लो। तो ये 3 चीज होती है। इम्पैक्ट क्या है? आप पेट्रॉन का साथ, मतलब यहाँ यूजर के साथ एंगेज रहना काफी इजी है, बिकॉज आप बनाया फटाक से भेज दिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। प्रोवाइड, मतलब ईमेल वगैरह या वेबसाइट या तो व्हाट्सएप ग्रुप। प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स एक्सेस आप लोगों को दे सकते हो। कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। फास्टर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। करेंट अवेयरनेस सर्विस, लोगों को करेंसी बनाए रखने के लिए जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है वो देना बहुत इजी हो गया जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस दे रहे हो। एंड ऑप्शन टू सोशल मीडिया भी एक इश्यू है। सोशल मीडिया में आप ब्लॉग बना सकते हो, विकिपीडिया बना सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस की अंदर में जाओगे तो सब्जेक्ट गाइड्स, लाइब्रेरी वेबसाइट मेंटेन कर सकते हो, एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी डाउनलोड करके आप आराम से लोगों को दे सकते हो। अब ये छोड़ दो, विकी एंड ब्लॉग की डिफरेंस हमने बताया। सब्जेक्ट गाइड ऐसे होता है, वो दिखाया मैंने, जो डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरी में डिवाइड कर लो एक ब्रॉडर सब्जेक्ट को, एंड देन उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये आप अपडेट करते रहो। यूजर को एक्सेस दोगे तो वो भी अपडेट कर देगा, मतलब विकिपीडिया जैसे काम करता है। ठीक है, वेब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कई तरीके का इम्प्रूवमेंट है। यूजर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी टूल, then web 2.0, that is interactivity of web, लाइब्रेरी सर्विसेज, पार्टिसिपेटरी नेचर, ये सब चीज बेसिकली वेब सर्विस की फीचर्स है। अगर फीचर क्या क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन कभी पूछे तो इन एरियाज पे बोलना पड़ेगा। तो व्हाट आर वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन लाइब्रेरी? कैश एंड एसडीआई सर्विस, एग्जांपल दोगे न्यूज क्लिपिंग सर्विस, जो रेफरेंस सर्विस वगैरह वगैरह, लाइब्रेरी न्यूज लेटर, डिफरेंट रिपोर्ट्स, यूज ऑफ वेब सर्विस, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वेब सर्विस। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है। ये एक एग्जांपल है। सोशल मीडिया में लाइब्रेरी में मेनली जो यूज होता है यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, यही चीज हमारा यूज होता है। बाकी चीज लाइब्रेरी में इतनी यूज नहीं होता।
इसमें कम्युनिटी बिल्ड किया जाता है, एंगेजमेंट पैटर्न होता है। आप जैसे यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो बना के रखो एंड यू कैन एक्चुअली टाई अप दैट वीडियो टू थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू योर लाइब्रेरी वेबसाइट। जो कोई भी आपने कोई फंक्शन किए हो, कोई कॉन्फ्रेंस किए हो, उसका वीडियो बनाया है, तो उस चीज को आप दिखा सकते हो। ठीक है। वेब बेस्ड सर्विसेज की different other, this is a collaborative service, लर्निंग एंड एजुकेशन रिलेटेड एरियाज को कवर करते हैं। सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। वेब सर्विस की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेब मार्केटिंग। जब भी आप करेंगे कोई भी सर्विस डेवलप, तो उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि अट्रैक्ट करो, लोगों को बताओ अपना सर्विस स्टूडेंट्स के लिए है, फैकल्टी के लिए है, आउटसाइड एजेंसीज के लिए है। आपको पोजीशन करना है एंड देन डिलीवरी करो। तो ये 4 आपका मेजर पॉइंट्स है। वेब मार्केटिंग के लिए बेसिकली लाइब्रेरी को अपना अपना एक प्लान एंड स्ट्रेटेजी बनाना है, जिसकी ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ पॉलिसीज होती है, हर मार्केटिंग की कॉस्टिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज होता है। एंड देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने बोला था आपको। जो कोई भी वेब प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो सर्च में आता है। सर्च आने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करना पड़ता है, जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल में हो, उनकी सारे जो भी एब्स्ट्रैक्ट में हो, उनकी सारे जो सब हेड्स है, सेक्शन हेड्स है, उसमें बार बार हो। अगर ऐसा होगा तो वेब जब सर्च इंजन जब उसको सर्च करेगा, उन वो नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन दीज एरियाज, उसको देख के उसको रिट्रीव करता है। एंड दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लिंकिंग स्ट्रेटेजी इज बेसिकली और लोगों को बोलो और वेबसाइट को बोलो जो आपका साथ लिंक कर दे। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, ट्रेडिशनल मीडिया हमने डिस्कस किए हैं। क्राउड सोर्सिंग एंड पेड एडवर्टाइजमेंट आर अदर थिंग। मेन 2 जो चीज है वो आपको मैंने बता दिया। सो दीज 2 आर द मेजर थिंग। अब हम आ जाते हैं, इसमें क्या है, हाँ, रिसोर्स शेयरिंग इज ये एक एरिया है जहां पे क्वेश्चन आएगा। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्किंग कैसे करते हैं, इनफ्लिबनेट की रोल क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको इसलिए जानना जरूरी है व्हाई रिसोर्स शेयरिंग इज नेसेसरी। यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गया, लोगों को मिलता नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है, तो इसलिए हमें रिसोर्स शेयरिंग करना है। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ गया है, खरीद नहीं सकते, इसलिए रिसोर्स शेयरिंग कर। स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो टाइम बच जाता है, खरीदना, उसका प्रोसेस करना, तो तब डॉक्यूमेंट लोगों को मिलेगा, ये सब बच जाता है। व्हाट रिसोर्स, एक तो आप डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो शेयर कर ही सकते हो, बट स्टाफ की एक्सपर्टाइज, लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइब्रेरी की जो सर्विसेज निकलती है वो भी लोगों को शेयर कर सकते हो। So IT, how IT application is main, आपका क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है, व्हाट इज मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है IT एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज। इसके मतलब आपको बोलना पड़ेगा लाइब्रेरी में जो भी IT एप्लीकेशंस हो रहा है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप बता दो, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू दैट इन रिसोर्स शेयरिंग। जो इधर जो भी हमने यहाँ बता के आया ना आपको पिछली स्लाइड में, ये स्कैटरिंग वगैरह सब चीज, तो ये चीज बेसिकली IT एप्लीकेशन के थ्रू कैसे आप दूर कर रहे हो। जैसे आप मतलब रिसोर्स शेयरिंग में मदद कर रहा है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन आपको मदद कर रहा है। ठीक है। आपका रिसोर्स शेयरिंग में मदद कर रहा है हाउ एग्जैक्टली, जो जो आपका ई रिसोर्सेस आप परचेज कर रहे हो वो आप लोगों को दे सकते हो। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्विस डेवलप हो रहा है आजकल, वो सारा सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप हो रहा है, वो चीज आप शेयर कर सकते हो।
आप वीसी वगैरह यूज करके आपका स्टाफ का एक्सपर्टाइज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टाफ की एक्सपर्टाइज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हो। उस तरीके से आईटी एप्लीकेशंस आपको मदद कर रहा है। तो ऊपर का जो ये 4 एरियाज मैंने बताया, जो व्हाट रिसोर्स कैन बी शेयर, डॉक्यूमेंट्स को फोकस करना, लेकिन बाकी अदर चीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑन आईटी एप्लीकेशन के थ्रू तो शेयर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़िया होगा देन यू कैन एक्चुअली डू रिसोर्स शेयरिंग बेटर। सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट्स ये दोनों को स्टाफ की आईटी एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, कौन क्या क्या किए है, एडवांटेज ये बोलना पड़ेगा आपको। अगर शॉर्ट नोट आए तो रिसोर्स शेयरिंग क्या है, हाउ आईटी इज डेवलपिंग इट, क्या क्या रिसोर्स शेयर कर सकते हो, एडवांटेज क्या है, ये बोलना है। एंड देन लाइब्रेरी की नेटवर्क कंसेप्ट आ जाता है। लाइब्रेरी नेटवर्क एंड लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे पढ़ना। ठीक है, देखोगे वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बोला था पहले, वही सारी चीज इधर भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी कंसोर्शिया। जो कौन कौन कंसोर्शिया, आपको मैंने बोला व्हेन लाइक माइंडेड लाइब्रेरीज आर टुगेदर अप्रोच टू ए पब्लिशर, सो दैट इज लाइब्रेरी कंसोर्शिया। सो दे बेसिकली गेट बेटर बार्गेन, लीस्ट प्राइस में चीजें मिल जाती है। तो एडवांटेज में वही सारे चीज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल कुछ हमने यहाँ दे दिया, एक दो एग्जाम्पल आप दे देना, और डेफिनेटली ओएनओएस पढ़ लेना इंटरनेट से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ई शोध सिंधु, जो इनफ्लिबनेट का कंसोर्शिया है, जो आया है इंस्टेड ऑफ यूजीसी नेट। हाँ, यूजीसी इन्फोनेट जो है कंसोर्शिया, उसकी बदले में अब ई शोध सिंधु लाया है। सो जो बेसिकली इनफ्लिबनेट का कंसोर्शिया है, विच इज नाउ गोइंग इनटू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसमें एक ही सब्सक्रिप्शन होगा एंटायर इंडिया के लिए। आप सारे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज उसके साथ जुड़ गए हैं, बाद में प्राइवेट लाइब्रेरीज को भी जोड़ा जाएगा। इंडेक्स कंसोर्शिया के बारे में छोटा सा मैं एक सैंपल दे दिया। एग्जाम्पल मतलब आपको कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देना है। आप ओएनओएस का दे दो, ई शोध सिंधु का दे दो, इंडेस्ट का दे दो, किसी का भी दे दो। ठीक है, इनफ्लिबनेट की फंक्शन आपको देखना है। इनफ्लिबनेट एक्चुअली ये नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज है, पर्टिकुलरली यूजीसीज की अंडर में। वो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज के लिए काम करते हैं। डिफरेंट टाइप की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाते हैं, कैटलॉगिंग सॉफ्टवेयर बनाए हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराते हैं, then collaborate with international bodies, several training development में प्लानर वगैरह जो बोल रहा था वो सब चीज कराते हैं। इनकी कई सारे डेटाबेसेस है, कुछ एग्जांपल आपको यहाँ दिख जाएगा, इनकी साइट में जाके चेक कर लेना। जो चीज यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया, वो तो पिक्चर आप वहां ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ से उठा के दे देना। रोल ऑफ इनफ्लिबनेट कैसा रहा, जैसे अवेयरनेस क्रिएट करने में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाइज लाइब्रेरी नेटवर्क डेवलप करने में, डिफरेंट, इसमें आप लिखेंगे जो यूनिवर्सिटीज की जो नेटवर्क डेवलप किया है वो बात भी। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, दैट इज सॉफ्टवेयर सोल बनाया, डिफरेंट डेटाबेसेस बनाया, शोध सिंधु, ईपीजी पाठशाला, एनलिस्ट एंड मेनी मोर, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सब डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो चीजें है स्लाइड, अगर आपका क्वेश्चन ये आए जो रिसोर्स शेयरिंग में इनफ्लिबनेट का रोल क्या है, तो आपको इनफ्लिबनेट के बारे में थोड़ा सा बता के, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज क्या करके, ये आपको बताना है जो व्हाट रोल दे प्ले। ये लाइन छोड़ दो, ये अभी ओल्ड हो गया। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड इसमें। नाउ अभी हम आ जाते हैं आपका यूनिट 5 में, जो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन था, जो किस तरीके से हम लाइब्रेरी की फाइनेंस देखते हैं। नाउ इसमें आ जाता है व्हाई लाइब्रेरी शुड मैनेज फाइनेंस। क्योंकि लाइब्रेरी को बहुत सारा एक्टिविटीज है, जैसे रिसोर्स खरीदना होता, सैलरी देना होता, मेंटेनेंस करना होता,
फर्नीचर, मिसलेनियस अदर एक्टिविटीज, इन सब चीज के लिए लाइब्रेरी को फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, और ये फाइनेंस बेसिकली लाइब्रेरी की जब भी आप करोगे तो कुछ गाइडलाइंस होता है जिसमें इकोनॉमी मेंटेन करो, मतलब हमेशा खर्चा कम हो ये देखना, ऑप्टिमल यूज ऑफ योर रिसोर्सेस हो, मतलब एक बुक खरीदा एक जना के लिए ना देख के, रादर एक बुक जहां 10 लोग खरीदेंगे, अगर 2 बुक में से कोई एक बुक चूज करना है तो हम वो बुक खरीदेंगे जिसमें 10 लोग पढ़ेगा। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स होना चाहिए, मतलब जहां भी आपका, ये बेसिकली पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है, लाइब्रेरी कोई एक्टिविटी करे ऐसे और जिसमें 25 लोगों का अप्रूवल के बाद जाके पेमेंट होगा, तो दैट इज नॉट द थिंग। एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए क्योंकि टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइब्रेरी। टाइम टेबल फॉर ऑपरेशंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी जुड़े हुए हैं। कैसे टाइम टेबल, मतलब जैसे जर्नल सब्सक्रिप्शन करने का टाइम आता है जनवरी टू दिसंबर होता है जर्नल की या डेटाबेस की, ये मतलब सब्सक्रिप्शन पीरियड, लेकिन जनवरी में वो एक्टिवेट रहे इसलिए आपको अक्टूबर टू दिसंबर टाइम में इसको सब्सक्रिप्शन करना है। सब्सक्रिप्शन 3 महीना के लिए क्यों टाइम रख रहे हैं? बिकॉज हमें डिफरेंट यूजर से पता करना है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर से ये चाहिए नहीं चाहिए, एंड दैट इज वाई आपको ये टाइम टेबल मेंटेन करना है। बट अब आप मान लो लाइब्रेरी की बजट बन गई है, नाउ देयर आफ्टर एक और डेटाबेस खरीदने की रिक्वेस्ट आ गया, अब उस वक्त आपका बुक का पैसा पड़ा हुआ है, देन देयर हैज टू बी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि बुक का पैसा पूरा साल थोड़ा 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 करके जाता है जैसे जैसे बुक खरीदते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए होता, ताकि वो पैसा हम ट्रांसफर करें इन वो डेटाबेस खरीदने की। एंड हमेशा स्टिक टू रूल्स एंड एक्सपेंस के लिए रिकॉर्ड्स, ये बहुत जरूरी होती है। तो मेजर फाइनेंशियल हेड्स आपको बता दिया, बुक्स के लिए जो भी कौन सी हेड्स में स्कूल लाइब्रेरी में कितना रखता है, जर्नल खरीदने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में आपको मैंने बता दिया कितना होता है, मोस्टली ई परचेज होता है आज के दिन में। फंड्स कहाँ से आता है? मेन फंड्स यूजीसी ने यूनिवर्सिटी की को दे देते हैं, यूनिवर्सिटी 6.4% ऑफ दैट फंड ट्रांसफर्स टू लाइब्रेरी। लेकिन there are two types of university, one is central university, other is state university। central university यूजीसी के थ्रू फंड्स मिलता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देते हैं फंड्स, तो ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स आता है। ठीक है, then MHRD, right now it's education department actually। एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे इंडेस्ट की केस में एनआईटीज एंड आईआईटीज को फंड्स कर दिए थे इंडेस्ट कंसोर्शिया में, जैसे ओएनओएस की केस में गवर्नमेंट में 600 करोड़ रुपया अलग कर रखा है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, ताकि उनको वन सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम लोगों को, मतलब लाइब्रेरी को सपोर्ट करते ग्रांट देके। अब इस केस में क्या होता, जो गवर्नमेंट ग्रांट आ जाता है, मान लो 80% कवरेज हो जाता है, 20% लाइब्रेरी को अपनी बजट से देना पड़ता है, इस तरीके से होता है। ग्रांट्स फ्रॉम डिफरेंट फाउंडेशन, जो फिलेंथ्रोपिक ग्रांट्स होता है, फीस एंड फाइन से मिलता है, चार्जेस ऑफ लाइब्रेरीज, अगर कोई आपने ऐसे सर्विस निकाले हो जो सर्विस एक्चुअली आउटसाइड वर्ल्ड कोई लेना चाहे, तो अगर आपका लाइब्रेरी चाहे तो उसके लिए चार्ज कर सकता है। लाइब्रेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करती है, पर्टिकुलरली डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके लिए उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फंड करते हैं। जैसे हमारे लाइब्रेरी काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमें बहुत फंड्स मिलती है। नाउ डिफरेंट पब्लिकेशन निकालते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा शायद, हमारी यहाँ से टेडी करके, टेरी एनर्जी डेटा डायरेक्टरी निकलता है, टेरी इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एक सेकेंडरी पब्लिकेशंस निकलता है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंटरनेशनल जर्नल ये भी निकलता है। नाउ इन सब चीज मार्केट में बिकता भी है, इससे प्राइस मिलता है हमें। वेस्ट पेपर आप बेच दो लोग इसको, उससे पैसा आता है। ओल्ड फर्नीचर बेचने से पैसा आता है।
तो ये सारा डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट फंडिंग सोर्सेस ऑफ लाइब्रेरी, एंड उसकी क्या ये है। देन आ जाता है जो आपने क्वेरी किए थे, टाइप ऑफ बजट्स। बजट्स की जीएफआर रूल फॉलो होती है 2017 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड इसकी गाइडलाइन एक ही चीज दोबारा बता रहा हूं, मैनेजिंग, ये स्लाइड देखो बिल्कुल सेम है पहले जैसा। नाउ बजट के लिए बेसिकली आपको ये जानना है, जो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। कुछ बजट होता है रिकरिंग बजट, मतलब जो रेगुलर खर्चा होगा, जैसे सैलरी रेगुलर देना पड़ेगा, लेकिन रिपेयर वो एक ही बार करना पड़ेगा। नॉन रिकरिंग बजट, वो उसको नॉन रिकरिंग बजट बोला जाता है, तो वो एक ही बार आएगा आपका पास। अदर बजट क्लासिफिकेशंस में अगर देखो, कैपेक्स मॉडल बजट। कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां बुक्स वगैरह खरीदोगे, डिफरेंट गुड्स खरीदोगे, तो उसके लिए जो मॉडल यूज होती है। तो लाइब्रेरी भी खरीदते हैं, ऐसे बुक्स खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, उसका एक वारंटी होता है, ये सब चीज जो भी है। सो दैट इज कैपेक्स मॉडल बजट। ओपेक्स मॉडल बजट में जहां हम डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, जहां सेलर प्रोवाइड द गुड्स, लाइब्रेरी में ओपेक्स मॉडल बजट इज मोर appropriate, maintains it and also provide consumable as required. And non-plan budget, in normally very small portion of library budget remains under non-plan, नहीं होता। लाइब्रेरी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप देखोगे तो ये फॉलो होता है पर कैपिटा मेथड। पर कैपिटा मेथड में क्या होता है, जो एक बंदा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस हिसाब से इन एंड कितनी नंबर ऑफ फैकल्टी है जो लाइब्रेरी यूज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सम फिगर। जैसे स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली 40 रुपीज होता है, फैकल्टी के लिए 200 रुपीज होता है, रिसर्चर के लिए 200 रुपीज होता है। अब नंबर मल्टीप्लाई करो, करने से जितनी वैल्यू आएगा वो वैल्यू लाइब्रेरी की बजट है, दैट इज पर कैपिटा मेथड। प्रोपोर्शन मेथड मतलब लाइब्रेरी इज ए डिपार्टमेंट विद इन द यूनिवर्सिटी, तो जैसे बाकी डिविजन्स को जा रहा है उसमें लाइब्रेरी भी एक डिपार्टमेंट है, उनको दिया जाएगा, जो कि 6.4%, बाद में रिवाइज होके 6.25% हुआ था ऑफ द टोटल मतलब यूनिवर्सिटी बजट, लेकिन इतना देता नहीं, बट दैट इज प्रोपोर्शनल मेथड। मेथड ऑफ डिटेल्स, जहां आपका हर चीज में क्या क्या खर्चा होगा वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट खर्चा डिटेल देके आपको मेथड ऑफ डिटेल्स देना पड़ेगा। इनिशियल ग्रांट नॉर्म, जब यूजीसी सैंक्शन करता तो वो एक दे देते हर मतलब ग्रांट जब यूनिवर्सिटी को देते हैं उसमें नोट कर देते, तो उसको फॉलो करके भी आपको दिया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट 4 टेक्निक्स, उसमें फाइनेंस को कैलकुलेट किया जाता है। अब लाइब्रेरी अकाउंटिंग कैसे करेगा, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन आपको देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ए बजट बनाना है, जो कौन सी हेड में कितना खर्चा होगा। फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस निकल रहे हो तो उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा आउटसाइडर्स के लिए, इनसाइडर के लिए तो फ्री है, मतलब यूजर के लिए, तो वो देखना पड़ता है। लाइब्रेरी की ऑपरेशन कंट्रोल एंड अदर जो सिस्टम्स मेंटेन करोगे उसके लिए क्या खर्चा होगा, एंड एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कभी कभी करना पड़ता है, जो इतना हमारा खर्चा है और इसका इतना बेनिफिट है। बेनिफिट इंक्लूड्स टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट, दैट इज बेनिफिट इन टेंजिबल मतलब लाइब्रेरी की रिसोर्स यूज करके आपका ऑर्गेनाइजेशन कितनी पेपर पब्लिश किया है, ये आपका टेंजिबल आउटकम हो गया। कितनी बच्चे बैठ के पढ़ रहा है, टेंजिबल आउटकम हो गया। इंटेंजिबल आउटकम है बच्चे पढ़ के कितनी ज्ञान मिला, फैकल्टी क्या क्या मटेरियल उनको मिला ताकि वो अपना पेपर लिख पाए, वो अपना यूजर को दे पाए, तो यूजर को बेनिफिट दे पाए, तो ये सारी चीजें जो है मतलब स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे पाए, तो ये सारी चीज है आपका
इंटेंजिबल बेनिफिट। अब ये दोनों को मेजर किया जाता है। लाइब्रेरी की बजट टेक्निक्स ये 7 टाइप का है। अब इनमें आप ये 7 टाइप की बताएंगे, लेकिन बजट टेक्निक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 टाइप का है। लाइन आइटम बजट मतलब हर बजट का मतलब टोटल एक नंबर ऑफ आइटम्स किस किस में खर्चा होगा नोट कर लो और उसकी अगेंस्ट में एक लमसम अमाउंट लिख दो। तो लाइन आइटम बजट एंड लमसम बजट ये यही है। फॉर्मूला बजट है जो एक फॉर्मूला बनाओ जैसे 5% हम बुक खरीदेंगे, 80% हम डेटाबेस खरीदेंगे, 10% हम स्टाफ सैलरी देंगे, ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला बजट। परफॉर्मेंस बजट लास्ट ईयर कैसे परफॉर्म किया था आपका डिफरेंट हेड्स में, उसको देखते हुए आप इस साल का परफॉर्मेंस को मेजर करो एंड अकॉर्डिंगली आप उस हेड में बजट करो। लास्ट ईयर अगर बुक परचेज में आप 50 लाख रखे थे, केवल 15 लाख ही खर्च कर पाए, तो इस बार आप 50 नहीं रखोगे, 30 रखोगे, ऐसे। प्रोग्राम बजट जिसमें लाइब्रेरी की हर एक्टिविटीज को प्रोग्राम्स में बांटा गया, जैसे स्टाफ डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट जिसमें सैलरी वगैरह सब आ गया। जैसे दूसरा प्रोग्राम होगा कलेक्शन डेवलपमेंट जिसमें बुक कलेक्शन, देन डेटाबेस कलेक्शन, ये सब आ गया। सो दैट इज कलेक्शन डेवलपमेंट इज अ प्रोग्राम। सर्विस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन आपका सॉफ्टवेयर परचेज। तो ये सारा अलग अलग प्रोग्राम है एंड हर प्रोग्राम में अलग अलग हेड्स बना के उनकी अंदर अलग अलग बजट प्रोविजन क्रिएट करना, दैट इज प्रोग्राम बजट। लेकिन लाइब्रेरी में जो मोस्टली यूज होता है वो 6 एंड 7, जिसमें प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग, जिसमें क्या होता है जो प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजट दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। जिसमें क्या होता है जो प्रोग्राम बजट में प्रोग्राम बनाओ, अंडर दैट आप हेड्स बना हुआ है, उन हेड्स में कैसे पिछले साल परफॉर्म हुआ था अकॉर्डिंगली इस साल बजट करो। सो दैट इज 6। लेकिन इनमें क्या होता, पिछले साल अगर आपका खर्चा कम हुआ तो आपका बजट कम होने का भी चांस है इस साल, ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जीरो बेस्ड बजटिंग इज द मोस्ट लाइब्रेरी प्रेफर्ड। जिन्होंने ये प्रोग्राम बजटिंग की फॉर्मेट ही फॉलो करते, प्लानिंग प्रोग्राम बजट की, लेकिन उसमें केवल एक छूट ले लेते, जो लास्ट ईयर का जो भी खर्चा हुआ है वो लास्ट ईयर में बेनिफिट हो, मतलब एडिशनल कोई कैरी ओवर नहीं होगा। बजट में नॉर्मली पैसा कैरी ओवर होता है, तो ये नहीं होगा, उसी में खत्म हो जाएगा, चाहे वो ज्यादा खर्च किए हो चाहे वो कम खर्च किए हो, तो वो उसी साल खत्म कर दो। नेक्स्ट ईयर इज ए फ्रेश ईयर। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रोग्राम बजट की हेड में जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स लग रहा है वो खत्म हो जाता है। तो आपका जीरो बेस्ड बजटिंग अगेन प्रोग्राम बेस्ड बजटिंग की टाइप से, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हेड्स डिफाइंड, उस हिसाब से आप इसको पेमेंट लेते हो। तो दैट इज आपका ये। लेकिन अगर आपका ये बजटिंग टेक्निक्स के ऊपर कॉल आए तो आपको ये 7 बजट बोलना पड़ेगा। ये 4 बजट इंपॉर्टेंट है, उसमें 6 एंड 7 आर द बजट्स जो फॉलो होता है, मोस्टली जीरो बेस्ड बजट फॉलो होता है। इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर? किसी ने क्वेरी पूछा था? और जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती है हमारी, उनमें बेस्ट सूटेड कौन सा होता है? जीरो बेस्ड आवाज नहीं आ रहा है, जो सामने आके बात करो। सर जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती है उनमें कौन सा बेस्ट सूटेड होता है? आपको तो बोला ना जीरो बेस्ड बजटिंग, अभी तो बोला मोस्ट लाइब्रेरीज फॉलो जीरो बेस्ड बजटिंग, है ना? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज भी जीरो बेस्ड बजटिंग ही फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें है जो आपका ये कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट वगैरह, इसमें दिस इज ए स्टाफ रिक्वायरमेंट एटसेट्रा, ये छोड़ो, आपको डिफरेंट कैटेगरी स्टाफ की थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। रोल ऑफ डिफरेंट स्टाफ,
ये एक एरिया है देखना। स्टाफिंग ये एरिया मैंने पहले भी बोला था, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। रीजन ये है, ये ऑब्सोलीट हो गया है। सिलेक्शन में आपका यहाँ से केवल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है वगैरह वगैरह। सिलेक्शन प्रोसेस अगर आए तो भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आए, यहाँ से ब्रॉड क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। स्टाफ डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है आपका ब्रॉडर क्वेश्चन आए। अगर वो आए तो आपको स्टाफ डेवलपमेंट में आपको बोलना पड़ेगा किस तरीके से आप स्टाफ की, तब आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। स्टाफ डेवलपमेंट बेसिकली आपका स्टाफ सिलेक्शन से शुरू होता है, तो ये दोनों प्रोसेस भी बोलना पड़ेगा। सिलेक्शन स्टेप्स को छोटा करके बोलना पड़ेगा, देन आपको इसको डिटेल में बोलना पड़ेगा। जैसे जब वो बंदा आ जाएगा, देन हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेन हिम, उनको कंडीशन के साथ वाकिफ कराओगे, एंड देन उसकी कैसे बाकी फैसिलिटीज लाइक वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ये सब चीज बताएंगे। देन उसका प्रोबेशन होगा, फिर कॉन्फर्मेशन होगा, फिर उसका अप्राइजल होगा, प्रमोशन होगा, एंड बीच में इन सारे प्रोसेस के बीच में उसका ट्रेनिंग होगा, वर्कशॉप, इवेंट्स एक्सेट्रा में वो जाते रहेंगे। तो ये आपका स्टाफ डेवलपमेंट प्रोसेस बोलना जरूरी है। एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट भी, और स्टाफ डेवलपमेंट प्रोसेस जहां पे ये 2 लाइन लिखा ना, ट्रेनिंग कैरियर डेवलपमेंट, उसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा गया। तो आप या तो अगर इस चीज पे बोलो, या तो यहाँ से चीजें उठा लो, लेके बोलो, ठीक है? दोनों अलग से नहीं बोलना। तो दिस इज स्टाफ कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये स्लाइड छोड़ दो, इसमें नहीं आएगा क्वेश्चन। यही स्लाइड है जो इसमें आ सकता है। नाउ दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एज तो अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, इसे छोड़ के जो अब आज डिस्कस किए हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया है। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखते जाइए, एंड उसके ऊपर जब भी लिखोगे, एक चीज याद रखना, जो जितनी एग्जाम्पल्स दे पाएंगे उतना बेनिफिट होगा। मेरा पीपीटी में बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ, मैंने उनमें से एग्जाम्पल उठाओ या तो खुद देखो। लेकिन इनफ्लिपनेट की कुछ कुछ एरियाज के लिए आपको बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए आपको आउटसाइड लिटरेचर कंसल्ट करना पड़ेगा। इनफ्लिपनेट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो आपका इसमें ठीक ठाक ही लिखा हुआ है, बट फिर भी ओएनओएस के बारे में यहाँ लिखा नहीं है। ओएनओएस अभी रिसेंट आया है, तो इसलिए इनफ्लिपनेट की एरिया, रिसोर्स शेयरिंग वगैरह, ये चीज देख लेना। 3-4 क्वेश्चन एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है। एक बजटिंग, दूसरा रिसोर्स शेयरिंग, तीसरा कलेक्शन डेवलपमेंट, चौथा आपका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, एंड 5 जो आईटी एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी। ये जो 5 एरिया मैंने बताया, इन 5 एरिया को मतलब प्रॉपरली ढंग से पढ़ के जाना। अगर आप ये करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? एनी मोर क्वेरीज? ओके सर। एनी मोर क्वेरीज? एनीवन इज हैविंग? नहीं है? नो सर, नो चलो, एनी क्वेरी। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज याद रखना, लास्ट बार ये जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में हमारा एसओएल का एक लड़का, डीयू का जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, उनके साथ आपका एक ही क्वेश्चन में एग्जाम होगा, ठीक है? और एक ही बंदे ये चेक करते हैं। एसओएल का एक लड़का, वो फर्स्ट हुआ था यूनिवर्सिटी में। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ लीगेसी। तो आप लोग आराम से पढ़ो, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है, इतनी एग्जाम्पल्स देके वहां टीचर्स पढ़ाते नहीं। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। यस सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।
बाय।